हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैं आज का जो आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है आपका कार्बन और कार्बन के अपर रूप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बन क्या होता है? कार्बन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से बना हुआ है और इस कार्बो का अर्थ होता है आपका कोयला। ठीक है, कार्बन नहीं क्या होगा? कोयला। यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं अपने आसपास जो आपको काले रंग के पदार्थ मिल रहे हैं उसमें क्या है, आपका कार्बन मौजूद होगा। ठीक है, जैसे आपको कोयला काले रंग का दिखता है, पेंसिल की जो लीड देखते हैं हम काली काली होती है वो आपकी ग्रेफाइट होती है। और ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का ही एक रूप होता है। ठीक है, और बहुत से ऐसे पदार्थ भी आपको देखने को मिलेंगे जो काले नहीं होते फिर भी क्या है, कार्बन होता है उसमें। यानी कि वो क्या है, कार्बन के रूप है, दूसरे रूप में बदले हुए रूप है। जैसे आपको हीरा, हीरा के बारे में बहुत सुना होगा। हीरा भी क्या है, आपका ये कार्बन का ही अपर रूप है। तो चलिए बात करते हैं कार्बन के संकेत की। कार्बन को जब प्रदर्शित करते हैं आपकी आवर्त सारणी में तो संकेत है कार्बन का C। कार्बन का परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर है आपका 6 और कार्बन की संयोजकता होती है आपकी 4। जब हम इन परमाणु क्रमांक को हम जब KLMN में फिल करेंगे, ठीक है, KLMN में जब परमाणु क्रमांक को भरते हैं तो पहली जो कोशा है K, इसमें आपके अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और जो अगली कोशा है LM में आपके L में जो कोशा है इसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। हमने K कोशा में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 में से 2 तो K में आ गए, बाकी के बचे कितने? 4। तो भाई कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 4। और भाई कोश में जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वही हमारी क्या बन जाती है? संयोजकता बन जाती है। तो इसलिए कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4। और कार्बन का परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर क्या है आपका? 6। ठीक है, संयोजकता यानी कि वैलेंसी बोलते हैं संयोजकता को। अब आगे बढ़ते हैं, कार्बनिक रसायन क्या होती है? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है आपकी क्या कहलाती है? कार्बनिक रसायन। जैसे बहुत सारे कार्बनिक यौगिक आपने देखे होंगे। पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम आपका अध्ययन किया जाएगा इसमें। एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ये सारी गैसेज जो है आपकी ये भी आपकी कार्बनिक रसायन के अंतर्गत ही आती है। सारी कार्बोहाइड्रेट, शुगर हो गई, ग्लूकोज हो गया, ये सब क्या है? सभी में कार्बन होता है। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। कार्बन उपस्थित है या नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन उपस्थित है यानी। ऐसे ही आप चीनी का सूत्र C12H22O11 C12 यानी कार्बन उसमें भी मौजूद है। कार्बोहाइड्रेट्स में भी आपका क्या होता है? कार्बन होता है। कार्बोहाइड्रेट में आपको ग्लूकोज मिलेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कार्बन की उपस्थिति की कि हमें आसपास अपने कहाँ कार्बन देखने को मिलता है, कहाँ कहाँ उपस्थिति मिलती है। तो देखो हीरा, हीरे में भी आपका कार्बन होता है, यानी कि कार्बन का हीरा अपर रूप है तो सीधी सी बात है हीरे में कार्बन होगा। कोयला में कार्बन मौजूद होता है। पेट्रोलियम जो डीजल पेट्रोल हो गए, इनमें मिट्टी का तेल, इनमें भी कार्बन होगा। ग्रेफाइट जो पेंसिल में छड़ होती है ना, निब बोल सकते हैं, उसकी पेंसिल की लीड या छड़ जो भी बोले, उसमें भी क्या होता है? वो ग्रेफाइट होती है, कार्बन होता है उसमें। कोक तो नाम से ही कोक आ रहा है, यानी कि क्या होगा इसमें? कार्बन। काजल जो घर में आप काजल यूज करते हैं ना लगाने के लिए, उसमें भी क्या होता है? कार्बन होता है। 99% आपको कार्बन इसमें मिलेगा। तेल जो भी ऑयली चीजें होती है ना, ऑयल में भी क्या होता है आपका? वसीय अम्ल बोल सकते हो, यानी कि वसा होंगे, ऑयल आपका, ये सब में क्या होगा? कार्बन होगा। और साबुन में भी आपका क्या होता है? कार्बन। साबुन का जो निर्माण है, इसकी रिएक्शन आपकी है सेमेस्टर में, जब मैं आपको कार्बनिक यौगिक अगला चैप्टर कराऊंगी तो वहां पर इसको पढ़ेंगे, साबुन कैसे बनता है। जो ग्लिसरीन बनेगी उसमें भी क्या होता है? आपका कार्बन होता है। ठीक है, ऐसे ग्लूकोज आपने देख लिया, इसमें भी क्या है? कार्बन है। शुगर, शुगर में भी क्या है? आपका कार्बन है। तो आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें क्या है? कार्बन आपका उपस्थित होता है। आगे बढ़ते हैं कार्बन के गुण की तरफ। तो कार्बन का पहला जो गुण है क्या है? श्रृंखलन का, यानी कि श्रृंखला बनाने का इसमें गुण पाया जाता है। कार्बन यानी कि कार्बन जो है अपने कई सारे कार्बन पदार्थों के साथ एक चेन बना लेता है, लंबी चेन। ठीक है, इस तरीके से। तो कार्बन में ही, कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ आबंध का मतलब है बॉन्ड, आबंध यानी कि बंध बनाने की क्षमता होती है। कार्बन कार्बन के ही दूसरे परमाणु के साथ सहसंयोजी बंध बनाकर श्रृंखला का निर्माण करते हैं और इसी को हम बोलते हैं श्रृंखलन। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, यानी कि कार्बन जो होगा दूसरे कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, फिर अगला कार्बन अगले कार्बन के साथ, और धीरे धीरे क्या आपकी एक चेन बनती जाएगी और यही गुण कहलाता है श्रृंखलन का। कौन सा बॉन्ड बनाए? सहसंयोजी। सहसंयोजी बंध का मतलब क्या होता है एक बार समझ लो। जैसे किसी परमाणु के पास क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है और सामने वाले परमाणु के पास क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस तरीके से नहीं समझते। जैसे हम Cl की बात करें, Cl क्लोरीन और क्लोरीन, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बता सकता है? क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है आपका कितना होता है? 17 होता है। ठीक है, इसको अगर हम KLMN में फिल करते हैं तो KLMN में फिल करिएगा 2 आ जाएंगे इसमें, K में। L में आपका 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8 2 10 हो गया। और M में कितने इलेक्ट्रॉन आपके बचेंगे बाकी के? 7 इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो भाई कोशा है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। हम 7 इलेक्ट्रॉन अगर इसके ऊपर लगा दें, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ऐसे दूसरे क्लोरीन के पास भी 7 लगे होंगे, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। अब ये क्लोरीन क्या कर सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर ले कैसे भी करके। तो ये जो क्लोरीन क्लोरीन है ये क्या करते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेते हैं अपने आपस में, यानी कि ये इससे इलेक्ट्रॉन एक ले लेगा और अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे भी देगा। यानी कि अब इन दोनों के बीच में क्या है? ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके काम भी आएगा, इस वाले क्लोरीन के और इसके भी। तो ये जो बीच में इन दो इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा वो क्या है? सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध में क्या है? दोनों के बीच में उस चीज की साझेदारी होगी। ऐसे ही कार्बन भी करता है। ठीक है, सहसंयोजी का मतलब क्या है? अपने जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो किसी और को देगा और दूसरे से ले भी रहा होगा, यानी कि बॉन्ड जो बनेगा वो साझेदारी से बनेगा। इसको मैं अभी डिटेल में आपको बता दूंगी, अगर आपको कंफ्यूजन रह रहा है तो बस अभी तक इतना समझिए कि जो श्रृंखलन का गुण है वो क्या है? कार्बन में ही कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ, कार्बन के साथ कार्बन जरूर जुड़ा होना चाहिए तभी एक चेन बनेगी। ठीक है, बाकी के और कोई परमाणु जुड़े हो सकते हैं पर कार्बन के साथ कार्बन कार्बन जुड़े होंगे तब एक लंबी सी चेन बन के आएगी, वही आपकी श्रृंखला या श्रृंखलन का गुण कहलाती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं C सिंगल बॉन्ड, C देखिए C के बीच में एक बॉन्ड तो इसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। डबल बॉन्ड लगा होगा तो ये द्विबंध कहलाएगा और यहीं पर त्रिबंध भी हो सकता है। अब कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। कार्बन के पास 4 बॉन्ड लगे होने चाहिए तभी उसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी। तो इसको लिखेंगे कैसे? अगर मैं किसी कार्बन की श्रृंखला लिखनी है तो 1 2 3 4 जितने चाहो उतने कार्बन लिख दो। इसके बाद इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है? पहले से एक बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड यानी कि एक इलेक्ट्रॉन तो है इसके पास, कितने? 4 इसको कंप्लीट करने, तो 1 2 3, तो अब 4 हो गए। देखो 1 2, यानी कि कार्बन को अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऐसे। ठीक है, ऐसे। अगला कार्बन क्या इसके पास? 2 है, एक ये रहा एक ये रहा, तो इसके
पास 2 और लगा दीजिए, 4 ऐसे बन जाएंगे। अगले कार्बन के पास भी 2 थे तो एक और एक नीचे, हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाता है, वो आपका कार्बनिक यौगिक में जैसे एथेन मेथेन बनता है ना, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर 3 लग जाएंगे। ठीक है, तो एक लंबी चेन और भी कार्बन जुड़ सकते हैं, तो इस तरीके से और भी कार्बन आ जाएंगे। ठीक है, द्विबंध में कहीं कार्बन के पास डबल बॉन्ड होगा, त्रिबंध में किसी एक कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, तो वहाँ पर क्या होगा, जैसे ही डबल बॉन्ड हम लगाएंगे तो ये जो आसपास जो लगे हुए थे ना, ये हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या हो जाएंगे, 4 ऐसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, 2 डबल बॉन्ड से और एक सिंगल बॉन्ड आसपास लगा हुआ है। ठीक है, 4 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं देखिएगा, जैसे आपको मैं काउंट करना बता देती हूँ कैसे, 1 2 3 4, इस वाले के पास देखो 1 2 3 4, तो इस तरीके से ये कंप्लीट होंगे। चलिए, हमें सिर्फ समझना है कि श्रृंखला कैसे बनती है, बस बाकी का हमसे कुछ पूछा नहीं जाता डिटेल में। नेक्स्ट है आपका चतुर्थ संयोजकता। तो चतुर्थ संयोजकता क्या होती है आपकी, कार्बन की संयोजकता क्या होती है, 4 होती है। अतः कार्बन क्या करता है, कार्बन में ही कार्बन के साथ या फिर अन्य परमाणुओं के साथ, अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंध करने की क्षमता होती है, जिसको हम बोलते हैं कार्बन की चतुर्थ संयोजकता। ठीक है, यही कहलाती है। जैसे कार्बन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो एक बॉन्ड इधर बनेगा, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, यानी कि 4 ये इसके साथ जोड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैं जोड़ देती हूँ कि यहाँ मैं हाइड्रोजन को अगर जोड़ दूँ, कार्बन रसायन में मोस्टली हाइड्रोजन ही जोड़ा जाता है, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सी, और कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, यानी कि H4, CH4 फॉर्मूला बन गया। और ये फॉर्मूला आपका किसका होता है, मेथेन गैस का होता है, जिसको हम बोलते हैं मार्श गैस। ठीक है, ऐसे में एक और एग्जांपल आपको बता देती हूँ, जैसे ये रहा आपका कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब एक कार्बन के पास कितने हैं, अभी इस कार्बन की बात करें तो एक ही बॉन्ड लगा है, यानी कि कितने की कमी है, 3 की कमी है ना, तो 3 हम क्या जोड़ सकते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दें, कोई दिक्कत तो नहीं आनी है, हाइड्रोजन में जोड़ दिए। दूसरे वाले कार्बन के पास भी एक है, यानी कि कितने और जोड़ सकते हैं, 3 हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। यहाँ पर हमने 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, क्या बन गया आपका। अब इसका सूत्र कैसे लिखेंगे आप, सूत्र लिखिएगा, 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, C2, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, H6, और ये फॉर्मूला आपका किसका है, एथेन का होता है फॉर्मूला। ठीक है, एथेन C2H6। ऐसे ही क्या है, देखो कितनी चतुर्थ संयोजकता, यानी कि 4 ही है, ये देखिए अगर यहाँ पर देखोगे तो 4 है। बस क्या है, सबके साथ ये जो आपका ये बॉन्ड दिख रहा है, ये क्या सहसंयोजी बंध है, सहसंयोजी बंध। ठीक है, साझेदारी हुई है, हाइड्रोजन ने अपना एक दिया और एक लिया भी है, साझेदारी में क्या है, दोनों का साझा कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। ठीक है, चलिए एक डबल बॉन्ड का भी बता देती हूँ, एथीन, सॉरी हाँ, एथीन का सी, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन के पास क्या है, 2 बॉन्ड तो पहले से आ रही है, कितनी की कमी है, 2 की कमी है, तो 2 हम जोड़ सकते हैं, एक एच इधर और एक एच इधर। सेम इधर भी क्या है, 2 बॉन्ड पहले से ही है, यानी कि 2 तो कंप्लीट हो रहे हैं, 2 और चाहिए, तो एक एच इधर, एक एच इधर। फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, 2 कार्बन है तो C2, हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4, C2H4। ठीक है, कौन सी गैस हो गई आपकी, एथेन गैस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आपके कार्बन के अपर रूप पर। तो अपर रूप क्या, पहले तो अपर रूप को समझो कि अपर रूप क्या होते हैं। तो अपर रूप जो है वो क्या है, आपके ऐसे तत्व जो 2 या 2 से अधिक रूपों में पाए जाते हैं, और इनके क्या होंगे, भौतिक गुण तो असमान होंगे, लेकिन रासायनिक गुण इनके समान होते हैं। इसी को, इन तत्वों को हम कहते हैं अपर रूप। और ये जो गुण होता है तत्वों का, ये कहा जाता है आपका अपर रूपता। भौतिक गुण यानी कि रंग रूप अलग हो सकता है, ठीक है, ये उसका भौतिक गुण है। रासायनिक गुण यानी कि अगर हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई तो दोनों एक ही उत्पाद निकाल के देंगे। ठीक है, ये होते हैं आपके रासायनिक गुण। तो ये जो पदार्थ होंगे, यानी कि तत्व 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाता है, जिसके भौतिक गुण तो असमान होते हैं, आकार अलग होगा, ये सब चीजें अलग होंगी, लेकिन क्या है, रासायनिक गुण उसके समान होंगे। तो जो पदार्थ के ये तत्व होंगे, ये कहलाते हैं अपर रूप, और ये जो गुण होता है तत्वों का, ये कहलाता है आपका अपर रूपता। कार्बन के अपर रूप की बात करें तो कार्बन के अपर रूपों को 2 भागों में बांटा गया है, पहले आपके क्रिस्टलीय और दूसरे आपके अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में आपके आता है हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, ये 3 ही है, और अक्रिस्टलीय में आपका आता है चारकोल और काजल, लैंप ब्लैक या फिर काजल, 2 इसके नाम है। चलिए इसको देखते हैं क्या है ये। तो पहला है आपका कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप। क्रिस्टलीय अपरूप क्या होते हैं, क्रिस्टलीय अपरूप में कार्बन परमाणु एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होगा, तो वो आपका क्रिस्टल यानी क्रिस्टल बन रहा होगा वहाँ पर, जैसे आपको हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन में देखने को मिलेगा। तो आपको स्ट्रक्चर तो नहीं पढ़नी इनकी, बस इनके बारे में कुछ पॉइंट पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले हीरा क्या है, या फिर ऑब्जेक्टिव में आ जाएगी सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो वो आपका क्या है, हीरा होता है। तो हीरा जो है आपका सभी प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ है। वैसे आपने सुना होगा जो धातुएं होती हैं आपकी वो कठोर होती हैं और नरम भी होती हैं, लेकिन मोस्टली धातुएं आपको कठोर देखने को मिलेंगी। और जो अधातुएं होती हैं, कार्बन आपका एक अधातु है, लेकिन फिर भी क्या है, कार्बन का जो दूसरा रूप है वो क्या है, धातु, वो हीरा। तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। सारी अधातुएं कैसी होती है, बहुत सॉफ्ट या मुलायम होंगी, लेकिन हीरा जो है आपका क्या है, कठोर है। वो इतना कठोर है, दुनिया का सबसे कठोर बोल सकते हैं, प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है आपका हीरा। ठीक है, इसका उपयोग कांच को काटने में, जो कांच का कटर होता है काटने का, वहां भी किया जाता है। बहुत सी चीजों को काटने के लिए जो ठोस चीजें होती हैं उनको काटने में हीरे का यूज करते हैं। और हीरा जो है आपका विद्युत और ऊष्मा का कुचालक है। जो भी आपकी अधातुएं होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा की कुचालक ही होती हैं। तो हीरा भी क्या है, कार्बन का अपर रूप है, तो कुचालक तो होना ही है विद्युत और ऊष्मा का। इसका उपयोग हम आभूषणों में करते हैं, ठीक है, और इसका उपयोग सूक्ष्म थर्मामीटर में भी किया जाता है, क्योंकि ये जो ऊष्मा का है बहुत ज्यादा बोल सकते हैं कि टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इस पर। तो इसका उपयोग थर्मामीटर, जो सूक्ष्म थर्मामीटर होते हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है। वैसे तो कारे का यूज़ करते हैं। और बात करते हैं कांच को काटने में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इनके उपयोग और क्या पदार्थ है, कठोर पदार्थ है, इतना ध्यान रखिएगा। ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ग्रेफाइट क्या है, एक सॉफ्ट होता है। आपने देखा होगा पेंसिल की जो वो होती है, जो लीड होती है या फिर उसकी जो छड़ होती है अंदर पड़ी हुई, उसको देखना बहुत सॉफ्ट होती है, तुरंत टूट जाती है, वो मुलायम सी होती है और क्रिस्टलीय पदार्थ है ये। ग्रेफाइट इकलौता पदार्थ है, एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक है। तो इसको ध्यान रखना कि ग्रेफाइट कार्बन का रूप है, कार्बन कुचालक होता है, लेकिन फिर भी जो ग्रेफाइट है आपकी विद्युत की सुचालक होती है। यह मुलायम व चिकना होता है और इसका उपयोग शुष्क सैलों में किया जाता है, पेंसिलों में किया जाता है। ये जो पेंसिल होती है ना जिससे हम लिखते हैं, उसमें भी आपका इसी का यूज़ किया जाता है, ग्रेफाइट का।
आगे बढ़ते हैं फुलरीन। तो फुलरीन जो है आपका कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। ये ग्रेफाइट पर ही रिएक्शन करके बनाया जाता है। कोक वगैरह की जलाते हैं ग्रेफाइट को, वहीं से आपका फुलरीन प्राप्त होता है। बहुत ही उच्च ताप पर जब जलाया जाता है तो इसमें कार्बन की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं। कार्बन का एक शुद्ध अपर रूप है, ये शुद्ध रूप बोल सकते हो। इसका जो दूसरा नाम है वो है बकमिनिस्टर फुलरीन या फिर बकी बॉल के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप। तो ये क्या होते हैं? अक्रिस्टलीय अपरूप में क्या होगा, कार्बन एक निश्चित क्रम में यानी कि कार्बन के परमाणु अव्यवस्थित होंगे, निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होंगे, उसको बोलते हैं अक्रिस्टलीय अपरूप। इसमें आपका चारकोल और काजल आता है, लैम्प ब्लैक काजल। तो चारकोल क्या होता है, जब किसी ठोस कार्बनिक पदार्थ को, जैसे पौधे की लकड़ी हो गई या फिर जंतुओं की अस्थियों को हम वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो जो भी पदार्थ प्राप्त होगा वो आपका चारकोल कहलाता है। चारकोल मुख्य रूप से आपके दो प्रकार के जो आपको पढ़ने हैं वो है आपके जंतु चारकोल और फिर शुगर चारकोल। ठीक है, जंतु चारकोल में सीधी सी बात है, जंतुओं की अस्थियों वगैरह को जला के बनाया जाएगा, यानी कि जंतुओं की अस्थियों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो जो पदार्थ प्राप्त होता है वो आपका जंतु चारकोल कहलाता है। इसे अस्थि कोयला भी कहते हैं और इसका यूज किया जाता है चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और ये आपका डीएलएड में पूछा भी गया है। 2017 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, तो इसको तैयार कर लेना कि चीनी उद्योगों में जो आपका है वो कौन सा गन्ने के रस को रंगहीन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, लकड़ी के कोयले का, जंतु चारकोल का, शुगर चारकोल का या फिर लैम्प ब्लैक का। तो वहां पर आपका आंसर रहेगा जंतु चारकोल। शुगर चारकोल की बात करते हैं तो शुगर चारकोल है यानी कि चीनी से ही बना होगा। तो जब चीनी को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है तो जो पदार्थ प्राप्त होता है वो आपका कहलाता है शुगर चारकोल। तो बहुत ईजी है शुगर चारकोल, इसको याद कर लो। अब बात करते हैं लैम्प ब्लैक या फिर काजल की। तो ये क्या है आपका, आपने शायद घरों में एक्सपेरिमेंट किया होगा, बहुत से घर में क्या है काजल बनाए जाते हैं। तो जब सरसों के तेल को सीमित मात्रा में जलाया जाता है तब वहां पर आपका क्या है, काजल बनता है। ठीक है, घरों में नहीं, जब आपने दीपावली पे देखा होगा तो जब दिया जलते हैं तो वहां पर भी बहुत से लोग रात में काजल थोड़ा सा बना के, सभी के रात में काजल लगाने की प्रथा है कि रात में काजल लगा के सोया जाता है। तो वही क्या है कि जो काजल है, बहुत से लोगों के दादी नानी बनाती भी होगी काजल, किससे, सरसों के तेल को जलाया, ऊपर से उसके ऊपर दिया रख देते हैं तो बहुत ढेर सारा क्या है कार्बन ऊपर जमा हो जाता है और उसको निकाल लिया जाता है। वही क्या है आपका काजल है। और इस काजल में जो है आपका कार्बन जो है 90% पाया जाता है। तो सरसों को तेल कर जलाकर जो पदार्थ निकल के आएगा उसी को काजल या लैम्प ब्लैक कहा जाता है और इसमें आपका 99% तक कार्बन उपस्थित होता है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो काजल का यूज़ हम रबर, टायर, प्रिंटर की जो स्याही होती है वहाँ पर, जूतों को जो पॉलिश करते हैं वो जो आता है उन सभी में इसका प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं कार्बनिक रसायन के महत्व की। तो कार्बनिक रसायन तो हम पढ़ते हुए आ ही रहे हैं और कार्बनिक रसायन आगे भी पढ़ेंगे। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है कार्बनिक यौगिक, वहाँ पर भी आपको भी कार्बनिक यौगिक पढ़ने होंगे, एथेन, मैथेन वगैरह। तो कार्बनिक रसायन का महत्व देख लेते हैं। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें दिख रही है क्या है, सभी में कार्बन मौजूद है। यानी कि सबसे पहला भोजन में, जैसे आपका चीनी हो गया, कार्बोहाइड्रेट जितने भी हम ले रहे हैं ना उन सभी में क्या है, कार्बन है। तो आटा, चीनी, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि में आपको कार्बन देखने को मिलेगा। ईंधन की बात करें तो कोयला, डीजल, पेट्रोल या पेट्रोलियम कोई भी पदार्थ हो, सभी में क्या है आपका कार्बन मौजूद है। कृषि की बात करें तो खाद वगैरह जो डाली जाती है, ये रसायन हो गए, इन सब में क्या आपका कार्बन उपस्थित होता है। यहाँ पर आप थ्योरी तो लिख ही सकते हैं कि खाद वगैरह हो गई, इसलिए मैंने शॉर्ट में किया है। मेरी थ्योरी लिखने का कोई फायदा नहीं कि आप या तो बस ये याद करिए कि किस किस में आपको कार्बन मिलता है, कार्बनिक रसायन कहाँ कहाँ पर यूज होती है, क्या क्या एग्जाम्पल्स है, बस। ठीक है, औषधियाँ भी आपकी क्या, औषधियों में भी कार्बन का यूज किया जाता है। बहुत सारी औषधि प्रतिजैविक वगैरह जो बनते हैं, ऐसा नहीं कि कार्बन से ही बन रहे, थोड़ी सी मात्रा कार्बन की उसमें उपस्थित होगी। और कपड़ा निर्माण में भी आपका कार्बन का थोड़ा सा महत्व है, यानी कार्बनिक रसायन वहाँ पर यूज होती है। ठीक है, वो है कार्बन के यौगिक यानी कि कार्बनिक यौगिक। इससे पहले हमने कार्बन और कार्बन की अपरूप पढ़ लिए थे, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन वगैरह, और जंतु चारकोल वगैरह भी कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन वहाँ से आपका पूछा जाता है, जंतु चारकोल से क्वेश्चन आया था और मैंने ये क्वेश्चन आपको क्विज में भी दिया था। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक आपका कार्बन के यौगिक। तो कार्बन के यौगिक क्या होंगे, ऐसे यौगिक जिनमें आपका कार्बन उपस्थित होगा वो आपके कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। इसी का अपोजिट ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित नहीं होगा वो अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका जो कुछ सूत्र है जिसमें आप पहचान सकते हैं कि कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर नहीं होता है। तो पहला है आपका चूना पत्थर, इसका नाम साधारण नाम होता है चूना पत्थर और संगमरमर। रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट और उसका सूत्र है CaCO3। यहाँ CaCO3 में आपको कार्बन दिख रहा होगा, मौजूद है कार्बन यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका खाने का सोडा, खाने का सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका जो सूत्र होता है वो होता है NaSCO3, यहाँ भी C मौजूद है। नेक्स्ट है आपका धावन सोडा, धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट और इसका सूत्र होता है Na2CO3। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसमें तो सभी को कार्बन दिखाई पड़ रहा होगा, CO2, इसका फॉर्मूला याद भी होगा आप लोगों को। ये कुछ जो सूत्र मैं बता रही हूँ इनको लर्न कर लेना। कार्बनिक यौगिक चैप्टर है तो कुछ ना कुछ आपसे फॉर्मूले या रासायनिक नाम लिखवाने को आ सकते हैं, इसलिए इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका चीनी, चीनी का सूत्र होता है C12H22O11, यहाँ भी कार्बन आपको दिखाई दे रहा होगा। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, तो यहाँ भी कार्बन है आपका। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO, यहाँ भी आपको कार्बन दिख रहा है। और मेथेन गैस आपकी लास्ट है CH4, यहाँ भी आपको कार्बन दिख रहा है। ऐसे और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मैं आपको भी बताऊंगी। ऐसे कुछ ऐसे कंपाउंड में जिसमें कार्बन नहीं है, आपके में क्वेश्चन एक आया था एक बार, निम्नलिखित में से किस में आपका कार्बन उपस्थित नहीं है, तो वो रहा आपका NaCl। NaCl वहाँ पर ऑप्शन दिया था, बताइए NaCl का रासायनिक नाम क्या है और NaCl का साधारण नाम क्या है। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। NaCl ऐसे बहुत से हैं, H2O हो गया, जल, जल में आपकी कार्बन नहीं है। ठीक है, H2O फॉर्मूला में कार्बन नहीं है। तो ऐसे आपकी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें कार्बन नहीं होती है, वो आपके अकार्बनिक हो जाएंगे और जिसमें कार्बन मौजूद होगा वो आपके कार्बनिक यौगिक हो जाते हैं। ठीक है, अब कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। ये क्या होती है, इसका सूत्र होता है CO और यह रंगहीन, गंधहीन और जल में अल्प विलेय गैस होती है। ठीक है,
इसको दम घोटू गैस भी कहते हैं। यह एक जहरीली गैस है और शरीर में पहुंचने के बाद हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन वहन की क्षमता को बिल्कुल कम कर देती है। ठीक है, दम घोटू गैस इसीलिए ये हो जाती है कि जैसे ये ब्लड में जाती है तो हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रही होती है ना, उसकी क्षमता को ये कम कर देती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका कि ये बनती कहाँ से, निकलती कहाँ से, तो जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण दहन से ये प्राप्त होती है। जैसे कोयला, खनिज तेल, इन सभी को जब हम जलाते हैं पूरे ये जलते नहीं है तो वहाँ पर ये जो गैस निकलती है वो होती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके लिए ये पॉइंट याद रखना कि ये दम घोटू गैस है और एक जहरीली गैस है आपकी। नेक्स्ट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो सबसे पहली बात है कि इसके बारे में हम सभी जानते हैं कि पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और हम मनुष्य जब श्वसन की क्रिया करते हैं तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ऐसे बाकी के एनिमल्स भी यही क्रिया करते हैं, श्वसन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। और जो पौधे होते हैं जब वो अपना भोजन बनाते हैं उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर रहे होते हैं। ठीक है, तो पहला तो इसका यूज बोल सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हेतु पौधे द्वारा ये ग्रहण की जाती है। दूसरा इसका सूत्र पता ही है, CO2 है। यह एक रंगीन और गंधहीन गैस है और इसका जो यूज है इंपॉर्टेंट वो है कि इसका धावन सोडा और बेकिंग सोडा को बनाने में इसका यूज किया जाता है। जब आपने शायद केमिस्ट्री में रिएक्शंस पढ़ी होंगी 11th या 12th में या 10th में भी आपको मिली होगी बेकिंग सोडा और धावन सोडा के बनाने की विधि, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा हम बेकिंग सोडा और धावन सोडा को बनाते हैं। नेक्स्ट, अग्निशामक यंत्रों में भी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज की जाती है। इसको इंपॉर्टेंट डाल लेना। ठीक है, स्टार बना लेना अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, और हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं जिसमें आपका कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होता है, यानी कि ऐसे रासायनिक यौगिक जो हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पहले होते हैं आपके संतृप्त और दूसरे होते हैं आपके असंतृप्त। संतृप्त और असंतृप्त कैसे बांटे गए हैं, अब देखिए दोनों में ही क्या है, कार्बन कार्बन होगी। जैसे मैंने आपको फर्स्ट कार्बन का जो बताया था टॉपिक, वहाँ पर बताया था कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, यानी कार्बन श्रृंखला बनाता रहता है इस तरीके से। ठीक है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो कार्बन के बीच हमेशा आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे कार्बन यौगिक होंगे जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड हमेशा रहेगा। और दूसरा बात करते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की, तो इसमें आपका दो कार्बन के बीच या तो आपको एक डबल बॉन्ड देख, कम से कम एक डबल बॉन्ड मिल सकता है और कम से कम एक आपको ट्रिपल बॉन्ड भी देखने को मिल सकता है। समझ में आ रही है बात। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपको द्विबंध और त्रिबंध देखने को मिलेंगे दो कार्बनों के बीच, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो कार्बनों के बीच हमेशा एकल बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा। चलिए डेफिनेशन यही लिखी है कि इसमें जो कार्बन, इन यौगिकों में प्रत्येक कार्बन की चारों संयोजकता चार एकल बंधों द्वारा संतुष्ट होती है। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये कार्बन कार्बन लिखे हैं तो कार्बन की चार, इस कार्बन की चार संयोजकता हो गई ना, एक ये रहा बॉन्ड, 2 3 4। इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन के पास भी एक तो पहले से था, 1 2 3 4, चार सिंगल बॉन्ड लगे, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन। यहीं पर अगर मैं कुछ करना चाहूँ इसको, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड लगा दिया, ये बॉन्ड हट जाएगा, फिर कितने बने, 1 2 3 4 और इसका 1 2 3 4। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक जो संयोजकता है यानी कि एक यहाँ पर डबल बॉन्ड है। जैसे ही डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएगा आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जैसे ही दो कार्बन के बीच एक सिंगल बॉन्ड आया एकदम से दिमाग में आ जाएगा कि ये कैसा कार्बन है, आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। मैंने यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिखा भी दी है कि मैथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। अच्छा, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं इसमें आपका एल्कीन आता है। एल्कीन एक पूरा ग्रुप है। अब एल्कीन में क्या होता है कि इसमें इसके अंदर बांटे गए हैं। जब एक कार्बन होगा तो वहाँ पर आपका मेथेन बनेगा, जब दो कार्बन होंगे तो वो एथेन बन जाता है, जब तीन कार्बन होते हैं तो प्रोपेन बन जाता है, चार होंगे तो ब्यूटेन, ऐसे 5 पे पेंटेन है। इस तरीके से ही बनते चले जाते हैं। मतलब एक तरीके से आप इस तरीके से याद कर लो कि एल्कीन एक पूरा ग्रुप है और एल्कीन के अंदर जब कार्बन एक है तो वो मेथेन बना, दो कार्बन है तो वो एथेन बना। ठीक है, तो एग्जाम्पल इस तरीके से आपसे ऑब्जेक्टिव में बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो वहाँ पर आपको मिल सकता है ऑप्शन एल्कीन। ठीक है, आपको एल्केन चूज करना होगा। बाई चांस अगर ऑप्शन में एल्केन नहीं दिया है तो आपको कुछ ऐसे नाम दिए होंगे, मेथेन, एथेन, एथीन, प्रोपीन, इस टाइप से, तो वहां पर आप लास्ट का एन चूज करोगे। ठीक है, एन मिल रहा है ना, एन से पहचान जाओगे ये क्या है, एल्केन, क्योंकि एल्केन की पहचान ही क्या है, लास्ट का ANE। जब आपने शायद IUPAC नाम पढ़े होंगे, कभी भी पढ़े हो, अगर 10th में थे IUPAC नाम, 11th में भी IUPAC नाम थे, वहां पर आपको पढ़ाया गया होगा एल्केन के लिए सफिक्स हम यूज करते हैं ANE, तो आप ANE सफिक्स से ही पहचान सकते हैं कि ये क्या है, आपका एल्केन है। ठीक है, अब बात करते हैं CH4 की। बाई चांस अगर आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इस तरीके से दिया जाए CH4, अब बताइए ये कैसा कार्बन है, क्योंकि क्या है, संतृप्त है या असंतृप्त। तो आप फटाफट से क्या करोगे कि आपने एक कार्बन लिख लिया, कितने H लगे हुए हैं, 4 H लगे हुए हैं ना, 4 H जोड़ दो। कार्बन की चारों H के बीच में, मतलब कार्बन पे कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 4 सिंगल बॉन्ड, यानी कि कैसा हो जाएगा आपका एल्केन, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऐसे ही आप नेक्स्ट आपका हेडिंग है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध या त्रिबंध होता है उनको बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें आपका आता है एल्कीन और एल्काइन, यानी कि पीछे आपको क्या मिलेगा देखने को, ENE सफिक्स होता है, यहाँ पर आपका सफिक्स होता है बाई NE। ठीक है, वहां पर आपका था एल्कीन, यहाँ मिलेगा एल्कीन और एल्काइन। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला एग्जाम्पल है आपका एथीन C2H4 और दूसरा एग्जाम्पल है आपका एथाइन यानी कि C2H2। अब एथीन और एथाइन ये इनके IUPAC नाम है, जब इनको लिखोगे तो इस तरीके से लिखोगे ETHENE, एथीन। ठीक है, तो ENE से समझ में आ गया ये क्या है, आपका एल्कीन है। ठीक है,
एल्काइन, तो वहाँ पर भी आप कैसे लिखोगे, उसको एथाइन बोलते हैं, तो ETHYNE, तो YNE से समझ में आ जाएगा। इनका साधारण नाम देखना है तो एथीन को बोलते हैं एथिलीन और एथाइन को बोलते हैं एसिटिलीन, ठीक है। C2H4 स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगी जो मैंने भी आपको बता दी थी। C2H2 इसकी भी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, कुछ इस तरीके से बनेगी। समझ में आ गई बात। तीन मतलब ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, ऐसे आप समझ जाएंगे क्या है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब एग्जाम की बात कर लेते हैं कि वहाँ पर ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिखेगा हमें, या ऐसे क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा जाएगा, तब आपको वहाँ तीन नाम देखने को मिलेंगे। क्या मिलेगा, एक मिलेगा एल्केन, ठीक है, मैं यहाँ हिंदी में भी लिख देती हूँ क्योंकि आपके पेपर में हिंदी में ही आएगा। एक आपको मिलेगा एल्केन, दूसरा एल्कीन, तीसरा एल्काइन। तो इसमें एल्कीन है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि सैचुरेटेड, और आपका एल्कीन और एल्काइन है अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इस तरीके से पहचानोगे। अब मेरी बात ध्यान से समझना कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन पूरे के पूरे ग्रुप हैं। इनके अंदर क्या है, जब कार्बन के नंबर के अनुसार इनको डिवाइड किया गया है। कार्बन का नंबर 1 होगा तो वहाँ मैथेन बन जाता है, कार्बन का नंबर 2 होगा तो वहाँ पर एथेन बन जाता है, कार्बन का नंबर 3 होगा तो वहाँ प्रोपेन बन जाएगा। सेम ऐसे अगर एल्कीन में अगर कार्बन का नंबर 3 है तो क्या बनेगा, वहाँ प्रोपीन बनेगा, ठीक है। कार्बन का नंबर 2 है तो एथीन बन गया। ऐसे कार्बन का नंबर अगर 4 है तो ब्यूटीन बनेगा, ठीक है। यहाँ एल्काइन में ब्यूटाइन बन जाएगा। ये सब IUPAC का खेल है और कुछ नहीं है। तो आप बस इनका जो पीछे का इन, आइन और केन है ना, इनसे पहचानोगे, ठीक है। इतनी रखते हैं, आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा फिर घिचपिच हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका मैथेन गैस। तो मैथेन गैस के बारे में बहुत आया है। पहली बात तो मैथेन गैस के तीनों नाम याद कर लो। पहले तो मैथेन, मीथेन और आपका क्या CH4 इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो मैथेन गैस को मैथेन को मैथेन, मीथेन और मार्च गैस, ये तीन नाम आपके याद करने होंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मार्च गैस किसे कहते हैं और मार्च गैस को या मैथेन गैस को मार्च गैस क्यों कहा जाता है। तो जो मैथेन गैस होती है आपकी, वो तालाब के रुके हुए जल और दलदली, एक तरीके से दलदल जहाँ पर होगा ना, सड़ी गली चीज़ें पड़ी होंगी, वहाँ पर ये पाई जाएगी। तो ये मोस्टली आपकी दलदल वाले स्थानों पर पाई जाती है, और यहाँ दलदल भरे स्थान पर जीव जंतुओं वनस्पतियों के सड़ने से जो गैस वहाँ उत्पन्न होती है ना, वही होती है आपकी मार्च गैस, और उनके सड़ने से उत्पन्न हो रही है, इसी कारण इसको मार्च गैस बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपका LPG गैस के बारे में आपने बहुत सुना होगा। LPG जो आपकी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, घरों में यूज होती है, द्रवित पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं। ये किस किस का मिश्रण होती है, इसमें कौन कौन सी गैस होती है आपकी, तो LPG आपकी मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होती तो और भी है, लेकिन मुख्यतः इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन मिली होती है। कि जो आपकी LPG होती है ना, उसमें उसकी गंध का पता लगाने के लिए एथिल मरकैप्टन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर मैंने नोट पॉइंट में सारे एक साथ लिख दिए। अग्निशामक केंद्रों में यूज की जाती है आपकी CO2 गैस, फलों को पकाने में एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं, और ये आपका हार्मोन भी निकलता है पौधों में। नेक्स्ट है आपका पॉलीथीन बनाने में, उसमें भी आपकी एथिलीन गैस यूज होती है। और मैथेन गैस का प्रयोग कार्बन ब्लैक, जो आपका लैम्प ब्लैक कार्बन काजल बोला था ना, वहाँ उसका बनाने में यूज किया जाता है, मतलब उसको बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं मैथेन गैस का। तो है आपका असंक्रामक रोग। साथ साथ हम कुछ संक्रामक रोगों के बारे में भी पढ़ेंगे, पर जो आपका सिलेबस में टॉपिक दिया गया था वो था आपका असंक्रामक रोग, यानी कि ऐसे रोग जो एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलते हैं, वो कहलाते हैं आपके असंक्रामक रोग। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम स्वास्थ्य के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं कि WHO ने क्या परिभाषा दी है स्वास्थ्य के लिए, यानी कि कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो वो क्या उसके लिए कोई मानक निर्धारित किया, उसके बारे में जानना भी जरूरी है। तो स्वास्थ्य क्या होता है कि एक व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा तभी माना जाता है जब वह सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त हो, साथ साथ क्या हो, शारीरिक या मानसिक कार्य को प्रभावी ढंग से कर सकता है, तभी वह व्यक्ति स्वस्थ माना जाएगा, ठीक है। एक तो उसमें बीमारियां ना हो, दूसरा क्या है, शारीरिक और मानसिक जितने भी कार्य हैं उनको प्रभावी रूप से वो कर पाएगा, तभी उसका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा माना जाएगा। WHO ने क्या कहा है, तो WHO के अनुसार स्वास्थ्य जो है वो एक वह स्थिति है जिसमें पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संपन्नता होती है, ना कि केवल बीमारियां या पीड़ा का ना होना। WHO ने कहा है कि बीमारियां या पीड़ा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका स्वास्थ्य अच्छा है। उसका स्वास्थ्य तभी अच्छा माना जाएगा कि क्या है, जब वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक इन तीनों रूपों से संपन्न भी होगा और बीमारियां और पीड़ा नहीं होगी, ठीक है। केवल बीमारी और पीड़ा नहीं है और सामाजिक या मानसिक रूप से वो ठीक नहीं है या संपन्न नहीं है, तो वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा, मतलब माना नहीं जाएगा स्वस्थ। नेक्स्ट आते हैं रोगों का प्रकार। तो रोग आपके दो प्रकार के होते हैं, पहला है आपका संक्रामक रोग और दूसरे होते हैं आपके असंक्रामक रोग। दोनों को हम तुलना करते हुए पढ़ेंगे तो ये हमें आसानी से याद हो जाएंगे। संक्रामक रोग क्या होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करते हैं। जैसे जुकाम बहुत अच्छा एग्जांपल है, जुकाम और खांसी का। अगर आपको जुकाम या खांसी होती है, आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, घर में भी किसी को हो जाती है जुकाम खांसी, तो आप देख पाएंगे कि दूसरे को भी घर में और जो व्यक्ति है उनको भी हो जाती है, यानी कि एक से दूसरा संक्रमित हो जाता है, ठीक है। लेकिन संक्रामक रोगों में क्या है, ऐसा नहीं होता, आप उस व्यक्ति के संपर्क में रहोगे फिर भी आपको वो बीमारी नहीं होगी, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित नहीं करते हैं ये। नेक्स्ट है आपका कि ये जो संक्रामक रोग है संपर्क में आने से फैलते हैं, पर असंक्रामक रोग क्या होते हैं, संपर्क में आने से नहीं फैलते हैं। जैसे आप ले सकते हैं डायबिटीज का एग्जांपल। डायबिटीज अगर आपके घर में, आजकल तो मोस्टली सभी के घर में कोई ना कोई एक व्यक्ति को होती है डायबिटीज, या फिर रक्तचाप जो बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर या फिर लो ब्लड प्रेशर, इनकी बीमारियां भी होती हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक से दूसरे को हो ही जाएगी, ठीक है, एक से दूसरे को ये नहीं होती है। लेकिन संक्रामक रोगों में क्या, अगर एक को जुकाम है दूसरे को हो सकता है। तो संक्रामक रोग होते हैं एक दूसरे से फैलते हैं, और असंक्रामक ये फैलते नहीं है, ये आनुवंशिक होते हैं। जैसे डायबिटीज है ये आनुवंशिक है, अगर आपके घर में किसी को पेरेंट्स को है तो फिर आपको भी हो सकती है, इस तरीके से, ठीक है। दादी बाबा को है तो फिर पापा को आ सकती है, तो ये आपकी रहती है आनुवंशिक। आगे बढ़ते हैं, इनके एग्जांपल्स देख लीजिए। हैजा, इन्फ्लुएंजा, टीबी यानी कि वही आपकी ट्यूबरक्लोसिस, तपेदिक क्षय रोग बोलते हैं इसको, और इसमें आप क्या जाएंगे, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप और हृदय रोग इत्यादि आपकी जो होंगी वो असंक्रामक रोगों में आ जाएंगी।
अब पहला है आपका जापानी मस्तिष्क ज्वर। यह जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया है 2-3 बार, और ये आपकी एक संक्रामक बीमारी है। मच्छरों के काटने से ये फैलती है और एक वायरस जो है, वायरस के द्वारा ये फैलती है। तो ये संक्रामक बीमारी है। यह एक प्रकार का दिमागी बुखार होता है। इसमें आर्वो वायरस से ये बीमारी फैलती है, यानी कि एक घातक बीमारी है, महामारी का रूप भी धारण कर लेती है। और इस बीमारी के जो वाहक होते हैं वो मच्छर होते हैं, ठीक है। मच्छर ये आर्वा वायरस लेके जाते हैं। तो वाहक का काम कौन कर रहे हैं? मच्छर कर रहे हैं। विश्व में प्रतिवर्ष बहुत से लोग इस बीमारी से संक्रमित रहते हैं। जहाँ पर उष्णता ज़्यादा होती है वहाँ पर ये बीमारी होती है। अब मच्छर वाहक है तो सीधी सी बात है क्या क्या कारण होगा? जहाँ पर जल बहुत ज़्यादा जमा हुआ होगा, जैसे तालाब वगैरह होंगे, तो ये उसके कारण बन जाएंगे इस बीमारी के फैलने के। एक दिमागी बुखार होता है ये, ठीक है। कारण क्या क्या रहेंगे इसकी? तो इसका वाहक मच्छर होता है, जो कि आमतौर पर तालाब, पोखर, धान के खेत आदि में प्रजनन करते हैं। जल जमाव और जलवायु में परिवर्तन के साथ बढ़ती हुई उष्णता ही इस बीमारी का प्रमुख कारण है, ठीक है। मच्छर वाहक है तो सीधी सी बात है, मच्छर कहाँ पनप रहे होंगे? जल जहाँ पर ज़्यादा होगा, बस वही क्या है कारण है इसका। जैसे अभी आप लोग, हम लोग के यहाँ पे होती है ना, डेंगू हो गया और मलेरिया वगैरह होती है, मच्छर से ही तो होती है बीमारियाँ ये। वैसे ही सेम जापानी मस्तिष्क ज्वर है, दिमागी बुखार होता है ये। इसके लक्षण क्या क्या है? तो इसका जो लक्षण है, पहला, अगर हल्का है संक्रमण तो उस टाइम पे हल्का बुखार आ रहा होगा, सिर में दर्द होगा। लेकिन अगर तेज संक्रमण हो गया होगा, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रस्त हो गए होंगे इस बीमारी से, वहाँ पर तेज बुखार होगा, सिर दर्द होगा, गर्दन में अकड़न वगैरह आपको महसूस होगी। नेक्स्ट है आपका गंभीर अवस्था में लकवे की संभावना भी इसमें होती है जापानी मस्तिष्क ज्वर में, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा तो कुछ था नहीं, बस अगर आपको शॉर्ट नोट में आए तो इतना आपके लिए पर्याप्त रहेगा कि आप लिख सकते हैं कि एक आपका दिमागी बुखार है, वायरस के द्वारा ये फैलता है, इसके वाहक होते हैं आपके मच्छर, और ये प्रतिवर्ष बहुत से लोग इससे संक्रमित हो जाते हैं। और कारण क्या है इसके फैलने का? तो मच्छर फैलते हैं, मच्छर फैलाते हैं। मच्छर कहाँ पे पनपते हैं? तो जहाँ पर जल ज़्यादा होता है, तालाब, नदी, पोखर, इन जगहों पर। और बढ़ती हुई जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके कारण बढ़ती हुई उष्णता भी इस बीमारी का एक प्रमुख कारण है, जिसकी वजह से बीमारी बढ़ती हुई जा रही है, ठीक है। बस इतना इसके लिए पर्याप्त रहेगा। नेक्स्ट है आपका असंक्रामक रोगों की बात करें तो असंक्रामक रोग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, क्योंकि यही आपका चैप्टर का नेम भी है। तो असंक्रामक रोग क्या होंगे? ये रोग आपके एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते नहीं है। पहली बात तो ये हो गई, इसको याद रखो। दूसरी बात, ये रोग होते क्यों हैं? तो हार्मोन्स की गड़बड़ी के कारण, और सबसे बड़ा कारण क्या है? अनियमित जीवन शैली के कारण ये रोग उत्पन्न होते हैं। जो हमारा खान पान होता है वो बिगड़ जाता है या वो ठीक नहीं रहता, जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, नियमित रूप से व्यायाम प्राणायाम नहीं करते हैं, तो अनियमित जीवन शैली एक प्रमुख कारण है असंक्रामक रोगों के उत्पन्न होने का। कुछ मुख्य असंक्रामक रोग आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला है आपका मधुमेह यानी कि डायबिटीज, दूसरा है आपका उच्च रक्तचाप, ऐसे ही आपका निम्न रक्तचाप भी आ जाएगा, ठीक है। निम्न रक्तचाप यानी कि लो बीपी और हाई बीपी, ठीक है। रक्तचाप को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट है आपका हृदय रोग, भी एक असंक्रामक रोग है। मधुमेह की बात करें तो इस टाइम मधुमेह की बीमारी बहुत लोगों को है, और मुझे जैसा लगता है कि एक घर में एक इंसान को तो होगी ही होगी मधुमेह की बीमारी। इसको हम बोलते हैं डायबिटीज, इंग्लिश में शुगर भी लोग बोल देते हैं। ये होती क्यों है? तो हमारे शरीर में जो अग्नाशय ग्रंथि होती है, वो अग्नाशय ग्रंथि एक हार्मोन स्रावित करती है जिसका नाम होता है इंसुलिन, ठीक है। जब वो इंसुलिन हार्मोन को कम स्रावित करने लगती है तो उस समय पे क्या होता है, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज का स्तर होता है वो सामान्य से बहुत अधिक हो जाता है, और उसी स्थिति को हम कहते हैं मधुमेह की बीमारी, ठीक है। यानी कि क्या है, इंसुलिन हार्मोन हमारी बॉडी में निकल रहा है, लेकिन अग्नाशय ग्रंथि जब उसका स्राव कम करने लगेगी तो उस टाइम पर जो इंसुलिन हार्मोन काम कर रहा था ग्लूकोज को मेंटेन करने का, पर वहां पर वो नियंत्रित नहीं कर पाता है, तो ग्लूकोज का स्तर क्या होता है, रक्त में ज्यादा होने लगता है, और वही क्या है आपका मधुमेह। इसीलिए आपने देखा होगा डायबिटीज का अगर कोई पेशेंट है तो उसको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए भी जाते हैं, यानी कि उसको कृत्रिम रूप से इंसुलिन दिया जाता है ऊपर से, ठीक है। इंसुलिन काम क्या करता है? तो इंसुलिन आपका एक हार्मोन है, इस चीज को ध्यान रखना, और ये हमारे शरीर में रक्त के शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में प्रयोग होता है, ठीक है। ये हमारे शरीर का जो शर्करा का स्तर है ब्लड का, उसको ये कंट्रोल करता है। मधुमेह होने के कारण क्या क्या है? तो मधुमेह होने का प्रमुख कारण तो आपका है आनुवंशिकता, ठीक है, जैसे पेरेंट्स को होगी तो उनके बच्चों को भी आएगी, और दूसरा कारण है कि अनियमित जीवन शैली, ठीक है। मधुमेह के प्रकार तो दो प्रकार की मधुमेह होती है, टाइप 1 और टाइप 2, और एक आपकी गर्भावस्था के दौरान भी मधुमेह होती है। तो ये कोई टाइप में तो नहीं आएगा, टाइप 1 टाइप 2 में क्या, ये आपकी बालकों और युवावस्था जो उनके जो होंगे लोग, उनको हो जाती है। और जो टाइप 1 बीमारी होती है मधुमेह की, इसमें क्या होता है, जो अग्नाशय ग्रंथि होती है वो इंसुलिन को पैदा ही नहीं करती है, ठीक है। और टाइप 2 जो आपका होता है, इसमें क्या होता है, ये अनियमित जीवन शैली, यानी कि अगर हमारा खान पान गलत है या फिर हमें कुछ और बीमारी है तो वहाँ पर ये आपकी हो जाती है टाइप 2, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मधुमेह की जांच। तो मधुमेह की जांच के लिए खून की जांच करवाई जाती है, जिसमें आपके शर्करा के स्तर को पता लगा पाते हैं। दो प्रकार से होती है, पहली तो आपकी खाली पेट होती है, और दूसरी क्या होती है, आपकी भोजन करने के 2 घंटे के बाद इसकी टेस्टिंग होती है, ठीक है। अगर आपके घर में किसी को है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा इसके बारे में। इसके स्तर को अगर बात करें तो देखो आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, बहुत सी जगह आप देखेंगे, आपने पढ़ा होगा। तो है क्या, आजकल आजकल जो मतलब जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसके लिए स्तर इसका अलग होता है। एक बार अगर उसको बीमारी हो गई डायबिटीज की तो उसके लिए ये स्तर बिल्कुल अलग हो जाएंगे, ठीक। तो सामान्य मनुष्य या स्वस्थ मनुष्य के लिए रक्त में शर्करा का जो मात्रा होगी वो खाने से पहले यानी कि खाली पेट रहती है 70 से 110, और भोजन के बाद रहनी चाहिए 110 से 140। अगर इससे ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि उसको डायबिटीज है। शुरुआत जैसे 145 निकल आती है, अगर आप टेस्ट कराते हैं 155 निकल के आ रही है, इसका मतलब क्या है कि आपको मतलब शुरुआत है वहां पर, ठीक है। कंट्रोल की जा सकती है। शुरू में क्या है कि हम अगर व्यायाम करने लगते हैं, जैसे योगा वगैरह हो गया आपका, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये क्वेश्चन आपके में आया हुआ था कि मधुमेह, अगर मधुमेह से पीड़ित कोई व्यक्ति है तो उसको अपनी जीवन शैली में क्या सुधार करने चाहिए, ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया है। तो वहां पर इन चीजों को आप ऐड कर सकते हैं कि नियमित रूप से एक्सरसाइज, मेडिटेशन और आपका व्यायाम प्राणायाम, ये सब आप कर सकते हैं। साथ साथ खाने पीने पर बहुत ध्यान देना, जैसे मीठी चीजें हो गई वो सब बिल्कुल नहीं खानी है। तो
ये सब क्या है, आपकी मधुमेह की बीमारी जब हो जाती है उसके बाद क्या बदलाव करने पड़ेंगे उसके अंतर्गत आप लिखेंगे। नेक्स्ट, अगर मधुमेह के लक्षणों की बात करें तो इसका लक्षण क्या है कि त्वचा में खुजली होना, थकान और कमजोरी महसूस होना, पैरों में सुन्नता या झंझनाहट, बहुत से लोगों को होती रहती है, उनके पैर झंझनाते रहते हैं, और भूख बहुत लगती है, इसीलिए इनको हर 2 घंटे में कहते हैं कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, लेकिन वही जो इनके लिए मतलब ठीक है खाने के लिए वो चीज़ें। दूसरा अगला पॉइंट है वजन कम होना, अचानक से वजन गिरने लगता है इन लोगों का। बहुत से लोग आपने शायद अपने आसपास देखे भी होंगे, बहुत हट्टे कट्टे होंगे, लेकिन जब उन्हें एक बार डायबिटीज़ की बीमारी होगी तो आप देख पाएंगे कि उनकी बहुत ज़्यादा उनका वेट लॉस हो गया है, तो वजन भी अचानक से कम हो जाता है। और सबसे प्रमुख जो आपको चीज़ देखने को मिलेगी, जिसको आप देख सकते हैं कि अगर इनको चोट लग जाती है तो इनका घाव बढ़ने में बहुत समय लगता है, इसलिए इन मधुमेह के जो रोगी हैं इनको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे मतलब अपना इतना ख्याल रखें कि चोट चपेट ना लगे, तो वहाँ पर आराम से इनका जो घाव वगैरह है होगा नहीं, तो भरने में समय नहीं लगेगा। का उपचार कैसे करना है, तो जब मधुमेह का मतलब मधुमेह की बीमारी हो जाती है उस टाइम पे हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, तो संतुलित आहार लेने चाहिए, फास्ट फूड, घी, तेल वाले जो चीज़ें हो, ज़्यादा वसा युक्त जो भोजन होता है उसको नहीं करना चाहिए या उसका सेवन कम कर देना चाहिए। ज़्यादा मीठे जो पदार्थ हो गए, यानी कि जो भी आपकी स्वीट्स हो गई, मिठाइयाँ हो गई, वो बहुत कम लेनी चाहिए। मीठे फलों व जूसों से भी परहेज करना चाहिए, जैसे आपका आम हो गया, केला हो गया, अंगूर, जो मीठे फल होते हैं इनसे भी दूर रहना चाहिए, और जो आपके क्या कहते हैं जूस वगैरह हैं वो भी नहीं ज़्यादा लेने चाहिए। एक्सरसाइज व योगा नियमित रूप से करना चाहिए, और चिंता, आप सभी जानते हैं, चिंता और तनाव से जितना हो सके दूर रहें, क्योंकि जो भी बड़े या बुजुर्ग लोग होते हैं वो बहुत टेंशन लेते हैं और उनको आधे से ज़्यादा बीमारियाँ इस टेंशन की वजह से ही होती हैं, तो जितना हो सके चिंता और तनाव से बचने का प्रयास करें। और 5वां पॉइंट है आपका कि नियमित रूप से शुगर लेवल की जाँच कराते रहें कि कितना क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, कैसा है आपका स्तर। और 6 जो पॉइंट है आपका, बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं ना कि इधर उधर से पूछा या किसी ने बता दिया वही दवाई लेने लगते हैं, तो उससे भी काफी सारी बीमारियां हो सकती पड़ेंगे। वो है आपका एक रक्तचाप के बारे में, यानी कि लो बीपी और हाई बीपी इसके अंतर्गत आएंगे। और दूसरा रोग है आपका हृदय संबंधी रोग, ये भी क्या है, असंक्रामक रोगों में ही आते हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहला क्या है, रक्तचाप या रक्तदाब, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर में क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि हृदय हमारा क्या काम करता है, हृदय हमारा रक्त को पंप करने का काम करता है, ठीक है। हमारे शरीर में वाहिनियां आपने सुनी होंगी, शिराएं और धमनियां, रक्त वाहिनियां होती है ना, ब्लड वेसल्स, जिसमें आपने 2 के बारे में सुना होगा, शिराएं और धमनियां। शिराओं का काम क्या होता है, ये जो शिराएं होती हैं, ये जो शरीर में हमारे अशुद्ध रक्त होता है, शरीर के अंगों का जो अशुद्ध रक्त होता है वो शरीर के अंगों से ले जाकर हृदय को देती हैं। हृदय हमारे उस अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाता है, वहां पे ये शुद्ध होता है, उसके बाद फेफड़ा वापस से इस शुद्ध रक्त को हृदय के पास पहुंचा देता है, और जो हृदय के पास जो अब शुद्ध रक्त आ गया है, ये शुद्ध रक्त धमनियों के द्वारा वापस शरीर के अंगों तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो शिराएं और धमनियों के बारे में आप समझ गए, रक्त वाहिनियां होती हैं, शिराओं में आपका अशुद्ध रक्त बहता है और धमनियों में आपका शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। शिराएं जो आपकी होती हैं, शिराएं अशुद्ध रक्त को कहां से लेकर आती हैं, विभिन्न शरीर के अंगों से लेकर आएंगी हृदय की तरफ, और धमनियां क्या करती हैं, हृदय से रक्त को लेकर जाती हैं विभिन्न शरीर के अंगों की तरफ। इस चीज को आप समझ गए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं रक्तचाप के बारे में। तो हृदय का काम क्या था, शरीर के सभी अंगों और नसों में आपका रक्त को पहुंचाने का काम करता है हृदय। जब ये रक्त आपका धमनियों में बहता है तो उस टाइम पर ये एक दबाव पैदा करता है, जो नलिकाएं होती है, रक्त नलिकाएं या धमनियां, उसमें एक दबाव या प्रेशर पड़ता है, उस दबाव को ही हम बोलते हैं रक्तचाप या ब्लड प्रेशर, ठीक है। समझ में आ गई बात, जो रक्त हमारा फ्लो कर रहा है ना बॉडी में या धमनियों में, तो इसमें जो दबाव पड़ता है नलिकाओं में, इसी दबाव को हम बोलते हैं रक्तदाब, ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्तदाब कितना होना चाहिए, आदर्श रक्तदाब कितना होता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो एक स्वस्थ मनुष्य के लिए आदर्श रक्तदाब आपका होता है 120/80, ठीक है। ये आपका प्रकुंचन की अवस्था के समय होता है, ये आपका शिथिलन की अवस्था के समय में होता है, दोनों याद रखना, 120 और 80, ठीक है। इसमें अगर जरा सा भी कम ज्यादा होगा, समझ जाओ उस वक्त क्या है, परेशानी, या तो लो बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी या फिर हाई बीपी की परेशानी हो जाएगी, ठीक है। आदर्श रक्तदाब क्या है, 120 और 80, ठीक। अब रक्तदाब की बात करते हैं कि इसको कैसे मापते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, आपका रक्तदाब कितना होता है, और सेम ऐसे ही आपका स्वस्थ मनुष्य के लिए रक्त शर्करा का मान कितना होता है। तो खाली पेट आपकी रहती है 70 से 110, और भोजन करने के बाद 110 से 140 होती है। दोनों प्रश्न आपके एक साथ आए थे 2018 वाले पेपर में, तो दोनों यून बस आपको मान याद करने हैं अंक में, तो इसको याद कर लो। नेक्स्ट आपका बात करते हैं रक्तदाब को किसके द्वारा मापा जाता है। तो ये है आपका रक्तदाब मापी, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है। एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है ये, कि रक्तदाब को किसके द्वारा मापते हैं, तो स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है। इंग्लिश का नाम याद रखिए तो आपको दोनों जगह काम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्न रक्तचाप की बात करें तो ये लो ब्लड प्रेशर क्या होता है। निम्न रक्तचाप वह दाब है जिसमें धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, ठीक है। यानी कि आपका प्रवाह कितना होना चाहिए था, 120, 80, और ये कितना हो सकता है 110, 70 हो जाए, ठीक है। और भी नीचे हो जाता है, 60 हो जाता है किसी किसी का, ये वाला 60, 50 तक पहुंच जाता है, ये वाला 90, 80 तक पहुंच जाता है। तो वो अवस्था क्या होती है, निम्न रक्तदाब की होती है, यानी कि लो बीपी की होती है, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी कि क्या क्या लक्षण में दिखाई देंगे। आप घर में भी देखते हैं ना, कभी कभार क्या होता है, बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है, किसी को अचानक से पसीना, मतलब गर्मी का मौसम है, पसीने आने लगे, तो ये पसीना आना, ठीक है, शरीर का एकदम से ठंडा पड़ जाना, बेहोशी होना, ठीक है, नाड़ी की गति तीव्र परंतु कमजोर प्रतीत होना, ये सारे लक्षण आपके लो बीपी के हैं। और उस टाइम पे क्या करते हैं, जिसको भी एकदम से जिसका बीपी डाउन हो जाता है उसको नमक वगैरह कुछ पानी में घोल करके पिला दिया जाता है, ताकि बीपी क्या है उसका ठीक आ जाए, ठीक है। तो इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, लीवर संबंधित अगर कोई समस्या है वहाँ पर भी आपका लो बीपी हो सकता है, मधुमेह वगैरह बीमारी में भी लो बीपी आपका हो जाता है, और कभी मोटापा या खून की कमी से भी आपका लो बीपी की समस्या बन जाती है। अब इससे बचने के उपाय क्या है, या फिर मतलब जब हो जाता है तो हमें क्या क्या अपने खान पान में या जीवन की शैली में बदलाव करना चाहिए। तो जब आपका लो बीपी की आपको शिकायत रहती है तो उस टाइम पे जो भोजन हम ले रहे हैं उसमें नमक की मात्रा हमें थोड़ी सी बढ़ा लेनी चाहिए। अगर हम कम नमक खा रहे हैं तो हमें
थोड़ा सा नमक क्या है उसमें ऐड कर लेना है, ठीक है। धूम्रपान वगैरह से परहेज करना है। और दूसरी बात, तनाव यानी कि टेंशन से, चिंता से बहुत दूर रहना है। और चिंता का आप एक ने डायलॉग आप लोगों ने सुना होगा, चिंता चिता समान है, यानी कि चिंता जो होती है आपकी सारी बीमारियों की जड़ है। तो जितना हो सके तनाव से दूर रहें, चाहे आपका डायबिटीज़ हो, चाहे लो बीपी हो, चाहे हाई बीपी हो, इन सारी कंडीशंस में चिंता वगैरह या तनाव वगैरह नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। ये आपके स्वस्थ मनुष्य के लिए भी बात करी जाती है कि अगर अपने मतलब अपनी जीवन शैली को ठीक रखना है, खुद को हेल्दी रखना है, तो क्या करना है, पानी को अधिक से अधिक मात्रा में लें। खाना एक बार खाएं, खाना एक बार खाने की बजाय थोड़ा थोड़ा करके खाना खाते रहना चाहिए लो बीपी वालों को। और नमक थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा खाने में, अगर वो नमक कम ले रहे हैं तो। और तुलसी की पत्तियों का सेवन भी कर सकते हैं। बहुत सारी आपको आयुर्वेदिक दवाइयाँ ऐसी मिल जाएंगी जिनका सेवन करने से क्या है, बहुत सी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं, ठीक है। और सुबह सुबह क्या कहते हैं, वॉक पर जाना, ये सारी चीज़ें क्या है, ये लो बीपी, हाई बीपी, डायबिटीज़, इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा ठीक है। मतलब अगर आप सुबह सुबह वॉक पर जाएंगे, थोड़ा सा योगा करें, एक्सरसाइज करें, इससे क्या है, इन सभी में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। अगला है आपका उच्च रक्तचाप या उच्च रक्तदाब, हाई ब्लड प्रेशर। इसमें क्या होता है, जो आपका रक्तचाप है या रक्तदाब है वो कहाँ पहुँच जाता है, 130 से 180, 130 और 80 से ऊपर पहुँच जाएगा आपका, ठीक है। तो वो कंडीशन होती है आपकी उच्च रक्तचाप की। इसमें होता क्या है, हमारा शरीर धमनियों के माध्यम से खून को शरीर में पंप करता है, और हमारी धमनियों में बहने वाले रक्त के लिए एक निश्चित दबाव जो जरूरी होता है ना, उससे अधिक दाब बढ़ जाएगा। निश्चित दाब आपका कितना जरूरी था, 120 और 80 चाहिए था, पर इससे ज़्यादा हो गया तो हो गया हाई बीपी, और इससे कम हो गया तो क्या हो जाएगा, लो बीपी, ठीक है। तो जब रक्तचाप आपका बढ़ जाएगा वहीं पर आपका उच्च रक्तचाप की शिकायत हो जाती है, तो ठीक है। और उच्च रक्तचाप जो होता है ना, उच्च रक्तचाप से आपको और भी बीमारियां आ सकती हैं, जैसे गुर्दे की बीमारी यानी कि किडनी की बीमारी बोल सकते हैं, हृदय संबंधी रोग। उस हाई बीपी से बहुत आपको देखने को मिलता है, आपने कई सारे ऐसे देखे होंगे आसपास लोग जिनको हाई बीपी की वजह से या तो किडनी की बीमारी हो जाती है या फिर किसकी, हृदय की बीमारी हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट है आपका उच्च रक्तचाप के लक्षण क्या होते हैं, तो सीने में दर्द होना, दिल की धड़कन का अनियमित होना, अचानक से कभी ऐसा लगता है ना चक्कर से आ रहे हैं, और सिर भारी भारी सा हो रहा है, ठीक है। ये सारे आपके हाई बीपी के लक्षण है। शरीर में कमजोरी महसूस होना, ये भी आपका हाई बीपी का है। कारण क्या हो सकता है इसका, तो सबसे ज़्यादा कारण इसका क्या है, ज़्यादा नमक खाना, ठीक है। बहुत ज़्यादा जब नमक खाते हैं तो उनको भी शिकायत हो जाती है हाई बीपी की। हाई बीपी वालों को बोला जाता है कि जितना हो सके खाने में नमक कम खाएं, और ऊपर से नमक, जैसे सब्जी बन गई है तो उसके बाद ऊपर से नमक डालकर ना खाएं, ठीक है। मानसिक तनाव, जैसा कि भी बताया था मैंने, तनाव तो किसी भी बीमारी में नहीं करना, कोई भी आपको बीमारी हो, और स्वस्थ मनुष्य को भी तनाव से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, ठीक है, मुक्त रहना चाहिए तनाव से। मधुमेह की बीमारी है तब भी हो सकता है, धूम्रपान, अल्कोहल वगैरह ले रहे हैं तब भी आपको इसकी शिकायत हो सकती है, और उच्च वसा युक्त आहार जब हम लेते हैं तब भी, ठीक है। आगे अगला क्या है, उच्च रक्तचाप से बचने के उपाय। तो पहला उपाय है आपको योगा और व्यायाम करें, जितना हो सके तनाव से दूर रहें और अपना आहार में बदलाव करें। नेक्स्ट आते हैं हृदय रोग की बात करें, तो हृदय रोग में आपके बहुत सारे रोग आते हैं। हृदय रोग का प्रमुख है आपका यूमेटिक हृदय रोग। नेक्स्ट है आपका जन्मजात हृदय रोग, ठीक है, कुछ बच्चों को पैदा होते ही रोग होता है हृदय रोग, ठीक है। थर्ड है आपका पैराकार्डियल बहाव रोग, हार्ट अटैक हो गया। चौथा एंजाइना हो गया, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस हो गया, और इत्यादि, ठीक है। बहुत ज़्यादा इन्हें डिटेल में नहीं पढ़ना है, हम सबसे ज़्यादा देखेंगे हार्ट अटैक को और जन्मजात रोगों को, ठीक है। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में हम सीख सकते हैं कि इनमें क्या होता है, क्या क्या इनकी पहचान है, क्या क्या लक्षण है इनके। सबसे पहला है आपका र्यूमेटिक हृदय रोग। तो र्यूमेटिक हृदय रोग आपका एक बैक्टीरिया संक्रमण के कारण होता है। इसमें क्या होता है, हृदय में क्या होते हैं, बाल्ब पाए जाते हैं। सभी जानते हैं हृदय हमारा कैसा होता है, इस तरीके का तो हार्ट होता नहीं है, मुट्ठी के बंद मुट्ठी के आकार का होता है, ठीक है। तो एक तरीके से मैं बता दूं, हृदय में आपके 4 चैम्बर होते हैं। मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ तो आप समझ जाना। जो पहले 2 चैम्बर होते हैं, ऊपर के 2 चैम्बर होते हैं उनको आलिंद बोलते हैं, नीचे के 2 चैम्बर होते हैं उनको निलय बोलते हैं। और इधर आपका दायां, इधर आपका बायां, इस तरीके से ये बटा होता है। तो ऊपर के बाएं वाले क्या हो जाएंगे, बाएं अलिंद और बाएं निलय, और दाएं तरफ के दाएं अलिंद और दाएं निलय, ठीक है। अलिंद और निलय के बीच में ही आपके लगे होते हैं बाल्ब। अलिंद से रक्त आपका निलय में तो आता है, पर निलय से कहाँ जाएगा, अलिंद में जाएगा क्या, नहीं जाता, ठीक है। आता है बस, जाता नहीं है, ठीक है। तो यहीं पर आपके बाल्ब लगे होते हैं, जो बाल्ब खुलते हैं और ब्लड को वहाँ पर डालते हैं, ठीक है। तो यही आपके बाल्ब क्या होते हैं, सही ढंग से उस वक्त क्रिया नहीं कर पाते हैं इस रोग में, और इस प्रकार जो होती हैं आपकी पेशियों को कमजोर होने के कारण हृदय आपका काम नहीं करता है। र्यूमेटिक हृदय रोग में कौन सा बैक्टीरिया होता है, उसका नाम नोट कर लीजिए। यह रोग आपका स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण गले के संक्रमण से शुरू होता है, ठीक है। अगला है आपका जन्मजात जो बीमारी होती है हृदय की, वो कैसे होती है, तो जन्मजात कमियां होती हैं कुछ जन्मजात हृदय रोग में। जन्म के समय ही हृदय की जो संरचना होगी उसमें कुछ गड़बड़ी या खराबी होगी, उसी वजह से क्या होता है, जन्मजात हृदय रोग हो जाते हैं। जन्मजात हृदय की विसंगतियां हृदय में जाने वाली रक्त के समय प्रवाह को बदल देती हैं, ठीक है। पैदा होते ही कोई बच्चा अगर पैदा हुआ है उसी वक्त, जैसे होता है, आपने बहुत से ऐसे केस देखे होंगे कि कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसमें कोई, उसके किसी शरीर में कोई कहीं ना कहीं कोई विकार है, किसी को सुनाई नहीं देता है, ठीक है, किसी को कोई बोल नहीं पाते हैं पैदा होते ही। तो वैसे ही सेम आपका हार्ट में भी है कि अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो जन्म के समय ही उसके हृदय में कुछ ना कुछ विकार होगा, कुछ कमी होगी उसकी संरचना में। वहीं से जो अब कमी है, तो इसका मतलब क्या है, जो हृदय हमारा प्रॉपर फंक्शन करता था वो उतना नहीं कर पाएगा, और वही आपका रोग क्या हो जाएगा, जन्मजात संबंधी रोग हो जाएंगे। हार्ट अटैक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा जानलेवा और घातक बीमारी इस टाइम से बनी हुई है आपकी, किसकी वजह से, हाई बीपी की वजह से। बहुत आपको बहुत सारे केस अपने आसपास दिखेंगे। तो हार्ट अटैक क्या होता है, घातक और जानलेवा बीमारी है। दिल का दौरा, इसको दिल का दौरा भी बोलते हैं हिंदी में।
इसमें होता क्या है कि जो धमनियाँ होती हैं उसमें क्या होता है, आपका रक्त ढंग से फ्लो नहीं कर पाता है। अब उस रक्त के फ्लो ना करने का कारण क्या है, या तो उसमें रक्त का थक्का जम जाए या फिर धमनियाँ सक्रिय हो जाएँ, ठीक है, तो ढंग से वो काम नहीं कर पाएगा, रक्त उसमें फ्लो नहीं हो पाएगा। तो मोस्टली कंडीशन यही होती है कि हृदय की जो धमनियाँ यानी कि मांसपेशियाँ होती हैं ना, उसमें रक्त का थक्का जम जाता है, जिस कारण जो रक्त होता है वो ढंग से आपका प्रवाहित नहीं हो पाता, फ्लो नहीं कर पाता है। धमनियों में रुकावट आ जाती है, उसकी वजह से विशेषज्ञों ने बताया है कि हृदय की धमनी से 60 से 70% रुकावट से सीने में तेज दर्द होता है, इसी को ही हम बोलते हैं हार्ट अटैक। बाई तरफ की जो आपका हिस्सा है जहाँ पर हमारा हृदय होता है, वहाँ पर आपका उस तरफ गर्दन में बाएं और हाथ वगैरह में आपका जब हार्ट अटैक की समस्या होती है ना, उस वक्त आपका बहुत तेज दर्द होता है छाती में। मरीज कभी कभार इसमें शॉक में भी चले जाते हैं। तो ये सब इसके लक्षण हैं। डायबिटीज़ वाले लोगों को भी हार्ट अटैक आ सकता है, हाई बीपी वालों को भी आ सकता है, महिलाओं में भी है। लेकिन क्या है, आजकल जो देखी जा रही है कंडीशन, उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा लोगों को साइलेंट अटैक पड़ते हैं, यानी कि पता ही नहीं चलता है कि अटैक पड़ा था। ठीक है, थोड़ा बहुत होगा, उनके लक्षण दिखाई देते हैं, बाकी के दिखाई नहीं पड़ते। जब आप डॉक्टर के पास लेके जाओगे तब बोलोगे कि हाँ साइलेंट, तब वो डॉक्टर बताते हैं कि साइलेंट अटैक आया था। तो आजकल जो 25% केसेस देखे जा रहे हैं उसमें क्या है, ऐसे मामले आ रहे हैं जिसमें साइलेंट अटैक पड़ता है और वो पता नहीं चलता। ठीक है, डायबिटीज़ के रोगी हो सकते हैं, महिलाएं रोगी हो सकती हैं, ये सभी। हृदय आघात के हम लक्षण देखते हैं तो ज़्यादा पसीना आते रहना, सीने में दर्द, सीने में दबाव, बाईं तरफ का जो हिस्सा है, गर्दन हो गई, बायां हाथ हो गया, इधर दर्द महसूस होगा। ठीक है, सांस लेने में परेशानी होने लगती है। ठीक है, और खांसी के दौरान जोर जोर से सांस लेने लगते हैं, उल्टी जैसा लगता है। ठीक है, काफ़ी दर्द होता है बाईं तरफ, तो पता चल जाता है कि हाँ कुछ समस्या ऐसी है, और जितना हो सके जल्दी से जल्दी डॉक्टर से संपर्क करें उस टाइम। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हृदय घात और इसके रोकथाम के उपाय। तो देखिए, हम जब भी हमें कोई ऐसी बीमारी हो जाती है या फिर हम उसके शिकार हो जाते हैं, तो उसे रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है कि जो भी हमें चीज़ें, जैसे बीपी की समस्या की वजह से हमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम क्या करें, अपने बीपी को मेंटेन करें। बीपी जो भी हमारा है, जितनी भी वो है, उतना ही रहना चाहिए। ठीक है, शुगर की वजह से है तो हमारी जो शुगर है उसको हम अपना ठीक करें, उस लेवल तक लेकर के आएँ। तो हमें इसका मतलब कहने का क्या है कि हमें अपनी जो भी दिनचर्या है, जो जीवन शैली है, उसमें बदलाव करना पड़ेगा, अपने खाने पीने में ध्यान देना पड़ेगा, और हमें जो एक्सरसाइज वगैरह जो पहले नहीं करते थे शायद, उनको भी स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसका आपका पहला उपाय यही है कि नियमित रूप से आधा घंटा व्यायाम करना चाहिए। वसा युक्त भोजन का कम सेवन करें, पानी में नींबू का रस मिलाकर रोज पिएं। कोलेस्ट्रॉल का स्तर अपना 130 के अराउंड रहना चाहिए, और रक्तदाब क्या है, 120/80 रहना चाहिए। पर ऐसा होता है कि जब आपको ये हो जाती बीमारी एक बार हाई बीपी लो बीपी की, तो नहीं रह पाता है उतना। तो 120 से अगर 130 भी आपका ये पहुंच जाए, 130/80, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर इससे ऊपर अगर आपका हो गया तो आपको डॉक्टर से जाके अपना जो भी है चेकअप वगैरह करा के वहाँ से उनसे मेडिसिन लेनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फर्क डालती हैं बाद में। ठीक है, बीपी की जो समस्या है आपकी, ऐसा नहीं कि एक दिन आपका बीपी हाई है तो कल आपको दिक्कत आ जाएगी, लेकिन हाँ वो कुछ समय बाद आपके कहीं ना कहीं अंदर के जो ऑर्गन्स है उन पर इफेक्ट डालेगा ही डालेगा। ठीक है, सेम डायबिटीज़ भी यही करती है। अगला आपका नोट पॉइंट है प्रकुंचन दाब। पूछा गया था कि प्रकुंचन दाब क्या होता है। तो हृदय में निलय प्रकुंचन के दौरान धमनियों के अंदर का जो दाब होता है वो प्रकुंचन दाब कहलाता है। प्रकुंचन का मतलब है जब हृदय हमारा सिकुड़ता है ना, उस टाइम जो दबाव पड़ता है वो प्रकुंचन दाब है, तथा अनुशीतलन की अवस्था में जब धमनी के अंदर दाब पड़ता है तो वो आपका होता है अनुशीतलन दाब। और प्रकुंचन दाब आपका रहता है 120, अनुशीतलन दाब होता है आपका 80। और इसी प्रकार से जो आपका आदर्श रक्तदाब बनता है वो क्या बनता है, 120 और 80। ठीक है, अच्छा इस चीज़ को ध्यान रखना, 120 mm पर एच होगा और 80 mm पर एच होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका शिराएं क्या होती हैं, धमनियाँ क्या होती हैं। मैंने आपको भी शॉर्ट में बता दिया था, पर क्वेश्चन आया था तो मैंने इसको नोट कर दिया है। शिराएं वे रुधिर वाहिनियाँ होती हैं जो रुधिर को विभिन्न अंगों से हृदय की तरफ लेकर के आती हैं। इनकी दीवार पतली और कम लचीली होती है, आप अपनी रिस्ट पर देख सकते हैं। ठीक है, आपको हरी हरी सी या फिर कुछ बैगनी या नीली दिखाई देती हैं। ठीक है, पैरों पर भी दिखाई देती हैं। ठीक है, गर्दन पे भी, और बहुत सी जगह हमें बॉडी पर, क्योंकि ये बहुत ही हल्की होती है इनकी सतह, इसलिए मतलब इनकी जो दीवार होती है बहुत ही पतली हल्की होती है, और हमारी जो त्वचा होती है इसके जस्ट नीचे ही होती है, तो इसलिए ऊपर हमें दिखाई देती हैं। और इनके नीचे धमनियाँ होती हैं वो थोड़ी मोटी दीवार की होती है, वो हमें ऊपर से दिखाई नहीं देंगी। पर शिराएं अगर हम चाहें तो अपनी देख सकते हैं, आप अपनी कलाई पर देखिएगा, आपको दिख रही होगी हरी हरी और बैगनी बैगनी सी, वही आपकी क्या है, शिराएं होती हैं। ठीक है, शिराओं का मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय की तरफ ये लेकर के आती हैं। अगर आपसे दिशा पूछी जाए तो शिराओं की दिशा क्या होती है, विभिन्न अंगों से या शरीर के अंगों से हृदय की तरफ, और धमनियों की दिशा क्या होती है, रक्त को ले जाने की हृदय से शरीर के अंगों की तरफ। तो इस चीज को ध्यान रखना। चलिए, तो ऊष्मा से स्टार्ट करते हैं। पहला जब इसमें जो टॉपिक पहला है वो आपका ऊष्मा है, उसके बाद आपका टॉपिक है प्रकाश, और तीसरा टॉपिक है आपका ध्वनि। तो शुरू करते हैं आज ऊष्मा से। ऊष्मा क्या होती है, तो ऊष्मा को हम बोलते हैं ऊष्मीय ऊर्जा, और जो ऊष्मा होती है ये ऊर्जा का ही एक रूप होता है जो किसके कारण होता है, ताप के कारण होता है। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करने की कोशिश करें तो किसी पदार्थ के गर्म या ठंडे होने के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को ही कहा जाता है ऊष्मीय ऊर्जा या फिर ऊष्मा। ठीक है, कोई पदार्थ यदि गर्म और ठंडा है तो उसमें गर्म और ठंडक के कारण जो उसमें ऊर्जा होगी वही कहलाएगी आपकी ऊष्मा। ऊष्मा की मात्रक की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका मात्रक, हमेशा पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो ऊष्मा का जो एसआई मात्रक है वो होता है आपका जूल, परंतु इसका व्यावहारिक मात्रक या जो यूज किया जाता है मात्रक वो होता है आपका कैलोरी। ठीक है, एक कैलोरी बराबर होता है आपका 4.2 जूल, या फिर बहुत सटीक मान में जाएंगे तो 4.18 जूल आपका ज्यादा करेक्ट रहेगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन एक साथ मिलेंगे नहीं, और अगर मिलते हैं तो आपके कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, 4.18 जूल। अति लघुत्तरी में आता है तो चाहे आप इसको लिखे चाहे इसको, दोनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1 किलो कैलोरी। 1 किलो कैलोरी होती है आपकी 10³ कैलोरी के बराबर, और अगर 1 किलो कैलोरी का मान हम जूल में निकाले तो कितना निकल के आता है, 4.18 × 10⁻³ जूल। ठीक है,
कुछ नहीं किया, बस जो आपका एक यहाँ पर 10⁻³ कैलोरी था, यहाँ पर 1 कैलोरी का मान रख दिया और निकल के आ गया आपका जूल में। ठीक है, तो इन तीनों मात्रकों को ध्यान रखना, कन्वर्ट करके पूछ लिया जाता है कि 1 कैलोरी कितनी होती है, तो 4.18 जूल या फिर 4.2 जूल। 1 किलो कैलोरी होती है 10⁻³ कैलोरी, और 1 किलो कैलोरी का जूल में अगर मान निकालेंगे तो निकल करके आएगा 4.18 10⁻³ जूल। अगला आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आपका है तो ऊष्मा संचरण की विधियाँ, ये आपका पूछा भी गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो ऊष्मा संचरण का मतलब क्या होता है, ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होने की क्रिया ही आपकी ऊष्मा संचरण कहलाती है। और जो ऊष्मा का संचरण होता है वो सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होगा। इसको अच्छे से याद करना, तो ऐसे याद कर लो, गर्म से ठंडे की तरफ। ठीक है, तो ऊर्जा का जो संचरण होता है ऊष्मा का, वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। ऊष्मा का संचरण क्या होता है, तो ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना ही ऊष्मा का संचरण कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने शॉर्ट में भी लिख दिया, अर्थात गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर उसका ट्रांसफर होना। नेक्स्ट है आपका ऊष्मा संचरण की विधियां। तो ऊष्मा संचरण की आपकी 3 विधियां होती हैं। पहली है ऊष्मा का चालन, दूसरा ऊष्मा का संवहन, तीसरा ऊष्मा का विकिरण। ठीक है, ये तीनों विधियों से क्वेश्चन बनते हैं आपके। ऊष्मा का चालन विधि क्या होती है, तो चालन विधि होती है वह विधि जिसमें पदार्थ के कण अपने पास वाले कणों को ऊष्मा ट्रांसफर करते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप किसी लोहे की वस्तु को अगर गर्म करें तो आप एक तरफ उसको पकड़े होते हैं, जैसे चिमटा ले लो, चिमटा को अगर आप गर्म करेंगे, चिमटा का एक हिस्सा आपके हाथ पे होगा, दूसरा हिस्सा आप गैस पर या किसी ऊष्मा वाले स्थान पर रख दीजिए। तो सबसे पहले हिस्सा कौन सा गर्म होगा, जहां पर ऊष्मा होगी, जिसके संपर्क में वो होगा, और धीरे धीरे एक टाइम पर जो ऊष्मा होगी वो आप जहां आप पकड़े होंगे वहां तक ऊष्मा पहुंच जाएगी। तो ये होता कैसे है, ये आपकी ऊष्मा की चालन विधि से होता है। इस विधि में होता क्या है, आपका पदार्थ के कण गर्म होकर अपने पास वाले ठंडे कण को ऊष्मा दे देते हैं तथा इनका स्थान परिवर्तित नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हमने एक ये छड़ थी हमारे पास, ठीक है, एक ये छड़ है और हमने क्या किया है, यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर आग जल रही है, ठीक है, यहाँ पर रखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ के कण गर्म हो जाएंगे, ये कण गर्म होंगे तो अपने पास वाले कणों को ऊष्मा देगा, ये अपने पास वाले को, ये अपने पास वाले को। एक ऐसी स्थिति आएगी कि आग भले ही यहाँ जल रही होगी पर ये वाला हिस्सा भी गर्म हो जाएगा। कैसे गर्म होगा, यहाँ के कण अपने पास वालों को ऐसे ऊष्मा ट्रांसफर करते जाएंगे और धीरे धीरे जो हिस्सा किसी उसके अग्नि के संपर्क में नहीं है वो भी गर्म हो जाता है। यही विधि है आपकी ऊष्मा की चालन विधि। ठीक है, एक हिस्से पे आपकी ऊष्मा लगती है और दूसरा हिस्सा भी गर्म हो जाता है। कैसे, पदार्थ के जो कण होते हैं वो ऊष्मा को अपने पास वाले कण को ट्रांसफर करते रहते हैं, इस तरीके से गर्म होता है। ठीक है, ये विधि आपकी किसमें होती है, तो ये जो होती है आपकी ठोस माध्यम होता है, उसमें जो आपका ऊष्मा का संचरण होगा वो आपका ऊष्मा की चालन विधि के द्वारा ही होता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जाता है कि ठोस माध्यम में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है, तो आपकी वहां पर कौन सी रहेगी, चालन विधि। ठीक है, जैसे लोहे में आपने देख लिया। अच्छा, जो चीजें ऊष्मा की सुचालक नहीं होंगी, जैसे आपका कुचालक बोल सकते हो उनको, जैसे लकड़ी हो गई, तो इसमें इस विधि का कोई काम नहीं है। ठीक है, इसमें संचरण नहीं होगा, यानी कि जो ऊष्मा की कुचालक है उसमें ऊष्मा का संचरण होता ही नहीं है। सुचालक का मतलब क्या है, जिसमें ऊष्मा सुगमता से बह सकती है वो सुचालक कहलाती है, जिसमें सुगमता से नहीं बह सकती वो कुचालक कहलाती है। तो सुचालक और कुचालक की डेफिनेशन मैंने सोचा था कि आपको आती होगी, इसलिए मैंने इसको नोट्स में नहीं डाला है। ठीक है, तो चालक और कुचालक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, ऐसे सेकंड सेमेस्टर में भी था तो वहां भी मैंने पढ़ाया था। चलो आगे बढ़ते हैं। आपका ऊष्मा का संवहन, ऊष्मा के संवहन की क्रिया क्या होती है, तो ऊष्मा के संवहन की जो विधि है, इसमें पदार्थ के कण ऊष्मा लेकर अपना स्थान छोड़ देंगे और उनके स्थान पर जो ठंडे कण होंगे वो आ जाते हैं, यानी कि पदार्थ के कण ऊष्मा लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित हो जाते हैं, वही कहलाती है ऊष्मा की संवहन विधि। जैसे मान लीजिए हमने एक भगोने में पानी रखा, ठीक है, और नीचे से क्या जल रही है, आग जल रही है। तो सबसे पहले नीचे के आपने देखा भी होगा, चाहे तो इसको आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जब आप पानी भगोने में रखेंगे और गैस जलाएंगे तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे उसमें से कुछ चल रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। तो होता क्या है, जो नीचे कण होते हैं जब वो गर्म हो जाते हैं पानी के कण, तो वो ऊपर उठकर आ जाते हैं और जो ऊपर ठंडे कण थे वो कहाँ पहुंच जाते हैं, नीचे। और इस तरीके से धीरे धीरे क्या होता है, आपका पूरा पानी गर्म हो जाता है। अगर ये भी बात समझ में नहीं आई तो कभी कभार एक्सपेरिमेंट करके देखना, भगोने में पानी गर्म करने रखा तो ऊपर का जो पानी है वो आपको ठंडा महसूस होगा और नीचे आप तली की तरफ हाथ लेकर जाओगे वहां आपको गर्म गर्म पानी महसूस होने लगेगा। होता क्या है, वो धीरे धीरे कण ऊपर की तरफ आते रहते हैं गर्म होकर और एक स्थिति पे पूरा पानी गर्म हो जाएगा। तो ये जो ऊष्मा की संवहन विधि है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी द्रव और गैसीय माध्यम में ही काम करती है, ठोस अवस्था में ये काम नहीं करती है। ठीक है, ठोस अवस्था में ऐसे बोल सकते हो कि ठोस अवस्था में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि के द्वारा नहीं होता है, चालन विधि के द्वारा होता है। और जो आपका द्रव और गैसीय अवस्था में जो ऊष्मा का संचरण है वो ऊष्मा की संवहन विधि के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें चालन विधि काम नहीं करती। अगला है आपका विकिरण। तो विकिरण क्या होता है, उम्मीद कर रही हूँ संवहन और चालन आपको समझ में आ गई होगी। विकिरण में क्या होता है, ऊष्मा की वह विधि जिसमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक सरल रेखा में चलकर पहुंच जाती है, उसको कहते हैं ऊष्मा का विकिरण। जैसे सूर्य से प्रकाश आ रहा है, किसके माध्यम से आ रहा है, विकिरण के माध्यम से। प्रकाश आता है ना, ऊर्जा आ रही है, ऊष्मा आ रही है, किसके माध्यम से, एक सरल रेखा के माध्यम से आ रही है, इसी को बोलते हैं विकिरण। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तापमान। तो तापमान क्या होता है, गर्म या ठंडे होने की माप को ही तापमान कहते हैं। तापमान को किसके द्वारा मापते हैं, तो आपका ये तापमापी थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। इसका ऐसा ही मात्रक आपका रहता है केल्विन। और अन्य मात्रक में आपका जैसे डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ये भी आ जाएगा। फ़ारेनहाइट भी इसका अन्य मात्रक है। इसका जो संबंध है डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में, वो बहुत पूछा जाता है। आपका संबंध याद कर लो, डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 इक्वल F-32/9 इक्वल K-273/5। ठीक है, ये आपका क्या है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में संबंध है। मान लीजिए अगर आपको कोई भी मान दिया गया है डिग्री सेल्सियस में, जैसे मैंने आपको दे दिया यहाँ पर
37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और मैं आपसे कहूँ इसको केल्विन में चेंज करूँ तो आप क्या करोगे, ये वाला मान और ये वाला मान उठा करके इक्वल में रख देंगे, डिग्री सेल्सियस की जगह रख दो 37, बाकी केल्विन में आपका मान निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपको पूरा संबंध दिया गया है, इससे क्या कर सकते हैं आप, जो भी आपको वैल्यू बदलनी हो, जैसे डिग्री सेल्सियस से फॉरेनहाइट में जाना है तो सिर्फ इतने सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अगर हमें फॉरेनहाइट से केल्विन में जाना है तो सिर्फ इतना सूत्र लगाना पड़ेगा, ठीक है। और डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो फिर कितना, इतना, ठीक है। इस तरीके से इनको लगाना पड़ता है। अगला आपका क्या है नोट पॉइंट, मनुष्य का जो शरीर होता है इसका सामान्य तापमान कितना होता है, तो डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फॉरेनहाइट में बात करें तो 98.6 फॉरेनहाइट आपका आंसर आएगा। स्वस्थ मनुष्य के का जो सामान्य ताप होता है वो इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, फॉरेनहाइट का बहुत पूछा जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता का एक बार आपसे मात्रा पूछा गया था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपका डाल दिया है। ऊष्माधारिता क्या होती है, तो किसी पदार्थ के द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ही उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहते हैं, ठीक है। कोई भी पदार्थ है आपका, उसका द्रव्यमान अगर हमें 1 डिग्री सेल्सियस, द्रव्यमान का जो तापमान है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो उसके लिए जो ऊष्मा लगानी पड़ेगी वो ऊष्मा की मात्रा कहलाती है ऊष्माधारिता। मात्रक याद कर लो, जूल प्रति केल्विन होता है एसआई मात्रक, और अगर जूल और केल्विन नहीं दिए तो वहां पर कैलोरी और डिग्री सेल्सियस का यूज भी कर सकते हैं, तो अन्य मात्रक क्या बन जाएगा, कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सीजीएस पद्धति में मात्रक बोल सकते हो इसको। तो ये मात्रक आपका 2017 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अवस्था परिवर्तन। तो अवस्था परिवर्तन एक ऐसा टॉपिक है आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर से चल रहा है, ठीक है। क्वथनांक, गलनांक, ठीक है, ये सारी प्रोसेस वहाँ पर पड़ी थी। ठोस अवस्था होती है आपकी, द्रव अवस्था होती है, गैसीय अवस्था। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब हम क्या करेंगे, जब हम ठोस अवस्था से द्रव अवस्था की तरफ जाएंगे, यानी कि हमने किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया तो पदार्थ क्या होगा, पिघलने लगता है, ठीक है। तो वही क्रिया क्या कहलाती है, गलन। डेफिनेशन क्या बनेगी, किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह द्रव में परिवर्तित होने लगता है तो इस क्रिया को गलन कहते हैं, और जिस निश्चित ताप पर यह क्रिया होती है वो निश्चित ताप आपका कहलाता है गलनांक, ठीक है। सेम ऐसे ही अब क्या होगा, किसी द्रव पदार्थ को गैसीय पदार्थ में बदलने की जो क्रिया होती है वो आपकी कहलाती है वाष्पीकरण, यानी कि इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसा बोला जाए आपसे क्वथन की परिभाषा, तो किसी द्रव पदार्थ को इतना गर्म किया जाए कि वो उबलने लगता है, वाष्पीकरण की क्रिया उसमें शुरू होती है, ठीक है, तो वो अवस्था कहलाती है क्वथन, और जिस ताप पर ये क्रिया होती है वो कहलाती है आपकी क्वथनांक। जैसे जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, वहां पर ये पूरा का पूरा वाष्प में बदला नहीं होगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अगला क्या है आपका गैस अवस्था। तो गैस अवस्था से अगर हम ठंडा करके द्रव में आएंगे तो ये आपकी क्रिया कहलाती है संघनन। यह डेफिनेशन बनेगी, जब किसी गैसीय पदार्थ को ठंडा करती है तो वह द्रव में परिवर्तित होने लगता है, यह क्रिया संघनन कहलाती है। अगला, द्रव से हम वापस ठोस में भी आ सकते हैं, तो क्या बनेगी डेफिनेशन, जब किसी द्रव पदार्थ को ठंडा करते हैं तो वह ठोस पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, इस क्रिया को कहते हैं हिमीकरण, और जिस ताप पर यह क्रिया होती है वो क्या कहलाती है आपकी हिमांक, ठीक है। जैसे बर्फ से आपका क्या, अब इसको मैं एग्जांपल से भी आपका समझा देती हूँ। बर्फ ले ली और बर्फ से हमने क्या बनाया, बर्फ से हम आ गए द्रव की तरफ, यानी कि जल की तरफ, द्रव नहीं जल, बर्फ से हम आ गए जल की तरफ तो ये क्रिया क्या हो गई, गलन हो गई, ठीक है। जल से हम चले गए जल वाष्प की तरफ तो ये क्रिया क्या हो जाएगी, वाष्पीकरण हो जाएगी। अगला, वाष्प से हम वापस कहाँ आ गए, जल में, तो ये क्रिया क्या हो जाएगी, संघनन हो जाएगी आपकी। और नेक्स्ट, जल से हम कहाँ आ गए, वापस बर्फ में आ गए तो ये क्या हो जाएगी, हिम क्या होता है, बर्फ, तो हिमीकरण, ये क्रिया हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपकी एक क्रिया और है जिसको याद रखना, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। ऊर्ध्वपातन जो क्रिया होती है इसमें क्या होता है, जब किसी ठोस पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो वह द्रव में परिवर्तित होना चाहिए, परंतु जब कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव में परिवर्तित ना होकर सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो वो क्रिया आपकी कहलाती है ऊर्ध्वपातन क्रिया। ये क्रिया किसमें होती है, कपूर को जब हम गर्म करते हैं, जलाते हैं तो देखो वहाँ पर द्रव नहीं मिलता, सीधे सीधे वो गैस बन जाती है। कपूर हो गया, नौसांदर हो गया, नौसांदर को जलाते हैं तो वो भी क्या होता है आपका, सीधे सीधे किसमें बदल जाता है, गैसीय अवस्था में, प्रकाश, ठीक है। इससे पहले जो आपकी क्लास हुई थी उसमें हमने टॉपिक अपना कंप्लीट किया था ऊष्मा। ऊष्मा से आपका ऊष्मा का मात्रक और साथ साथ ऊष्मा के संचरण की जो 3 विधियां थी, चालन, संवहन और विकिरण, वहां से आपका प्रश्न पूछा जाता है। प्रकाश का जो टॉपिक है, यहाँ पर आपका प्रकाश के गुण पूछे जाते हैं, साथ साथ प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन और उनके नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, परावर्तन और अपवर्तन, वो भी आपके इसी टॉपिक से आएंगे। चलो आपका ये स्टार्ट करते हैं। प्रकाश क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि प्रकाश क्या है, एक ऐसी चीज है जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी वजह से हमें हर चीज, बाकी की चीजें दिखाई देती है। जैसे मान लीजिए अभी आप जहाँ बैठे हैं वहाँ लाइट आ रही होगी, अगर लाइट चली जाए तो आपको आसपास चीजें दिखाई देना बंद हो जाएंगी, और वापस से लाइट आ जाए तो क्या होगा, आपको जो भी चीजें आसपास पड़ी हुई हैं वो दिखाई देने लगेंगी। यानी कि प्रकाश क्या कर रहा है, जो वस्तुएं हैं उनको देखने में मदद कर रहा है, आपकी सहायता कर रहा है, लेकिन प्रकाश आपको दिखाई नहीं देगा, प्रकाश के द्वारा वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो प्रकाश क्या है, आपकी एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें वस्तुओं को देखने की क्षमता प्रदान करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, प्रकाश के गुण। तो प्रकाश का सबसे पहला गुण है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। दूसरा गुण है इसका कि यह एक विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। आपने तरंगे पढ़ी होंगी, तरंग के प्रकार, माध्यम के आधार पर तरंगों को 2 भागों में बांटा गया है। पहली होती है आपकी यांत्रिक तरंगे और दूसरी होती है आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे। वे तरंगे जिन्हें माध्यम की आवश्यकता पड़ती है वो आपकी आती हैं यांत्रिक तरंगों में, और वे तरंगे जिन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है चलने के लिए वो आपकी आती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। और प्रकाश भी क्या है, आपकी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्यों, क्योंकि प्रकाश को भी किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। आपने सुना होगा कि प्रकाश क्या है, निर्वात में भी गति करता है, तो प्रकाश क्या है, इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं, निर्वात में भी चल सकता है।
ये आपकी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यांत्रिक तरंगों में कौन कौन सी तरंगें आ जाएंगी? आपकी ध्वनि तरंग हो गई। ध्वनि तरंग ऐसी तरंग है जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो यांत्रिक तरंग के अंतर्गत आपकी आने वाली तरंग है ध्वनि तरंग। ठीक है, ऐसी जल तरंग हो जाएंगी। और विद्युत चुंबकीय में आपकी प्रकाश तरंगे हो गई, रेडियो तरंगे हो गई, परावैंगनी तरंगे हो गई, ये सारी आपकी आ जाएंगी विद्युत चुंबकीय तरंगों में। ठीक है, बाकी इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी इसको इतना ही रखते हैं। अगला है आपका थर्ड पॉइंट कि माध्यम को बदलने पर प्रकाश की चाल और तरंगदैर्घ्य दोनों बदल जाते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि अगर हमने माध्यम बदल दिया तो क्या प्रकाश की चाल और उसकी तरंगदैर्घ्य बदलते हैं या फिर नहीं बदलते, तो प्रकाश की चाल और तरंगदैर्घ्य दोनों ही बदल जाते हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पॉइंट, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है आपकी निर्वात में, और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला आपका पॉइंट है प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता पर इसके द्वारा वस्तुएं दिखाई देती, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, चाहे वो घर में आपका प्रकाश हो, ट्यूबलाइट से आ रहा हो, या फिर सूर्य का प्रकाश हो, प्रकाश होगा तो हमें वस्तुएं दिखाई देंगी। लेकिन जैसे हवा होती है, हवा सिर्फ हमें महसूस होती है, हवा कभी दिखाई नहीं देती है। सेम वैसे आपका प्रकाश है। आगे बढ़ते प्रकाश के स्रोत की बात करें तो प्रकाश के स्रोतों को 2 भागों में बांटा गया है आपका, प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे सूर्य हो गया, अन्य तारे हो गए, तारों के पास भी खुद का प्रकाश होता है ना, ऊष्मा होती है खुद की। तारे हो गए, जुगनू वगैरह देखे होंगे छोटे बचपन में आप लोगों ने, बहुत जुगनू, बहुत से लोग पकड़ते भी हैं जुगनू। तो जुगनू में भी क्या होता है? खुद का प्रकाश होता है ना, रात में उसमें से हल्की सी लाइट दिखाई देती है। और स्टारफिश, ये सारे क्या है? प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है आपके। कृत्रिम की बात करें तो माचिस हो गई, दीपक, मोमबत्ती, विद्युत बल्ब, टॉर्च भी इसमें आ सकती है। ये सारे क्या है? बनाए गए हैं स्रोत। ठीक है, ये सब आपके कृत्रिम स्रोत में आएंगे। कुछ आपकी अन्य परिभाषाएं भी दी गई हैं जो आपके प्रकाश से जुड़ी हुई हैं। पहले है आपकी प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है? तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे आपका इसमें क्या आ जाएगा? सूर्य आ जाएंगे, तारे आ जाएंगे, ये क्या है? स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं, तो ये सभी आपकी प्रदीप्त वस्तुओं में आएंगी। यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनसे हमें प्रकाश मिलता है वो सारी आपकी प्रदीप्त वस्तुओं में आती हैं। नेक्स्ट है आपकी अप्रदीप्त वस्तुएं। तो अप्रदीप्त वस्तुओं में ऐसी वस्तुएं आती हैं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, यानी कि जिनसे प्रकाश प्राप्त नहीं होगा। जैसे आपका कुर्सी, आपके पास कोई कुर्सी पड़ी, क्या वो प्रकाश दे रही है? नहीं दे रही है। आसपास मेज हो गई, किताब हो गई, दरवाजा, खिड़की, ये सभी क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं, इनसे प्रकाश प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है, प्रकाश प्राप्त नहीं होता है, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है, और जिनसे प्रकाश प्राप्त होगा वो सारी प्रदीप्त वस्तुएं हो जाएंगी। नेक्स्ट है आपका पारदर्शी, अपारदर्शी और अल्प पारदर्शी या अर्धपारदर्शी। तो पारदर्शक वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार दिखाई देता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। कैसे? स्पष्ट रूप से। तो ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार प्रकाश किरणें निकल जाती है, जिनके आर पार हमें दिखाई देगा, प्रकाश किरणें निकलेंगी तो अपवर्तन होता है ना वहाँ पे। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि जब आर पार पूरी की पूरी चीज निकल जाए, आर पार हमें दिखाई देगा। जैसे आपके सामने अभी मैं कोई शीशा ले आऊँ, ठीक है, कांच जो होता है ना जिसपे पेंट नहीं होगा, वो वाला कांच, तो आप दूसरी तरफ देख पाएंगे। ऐसी प्लास्टिक की जो पॉलिथीन आती है ना व्हाइट कलर की, उसमें भी आर पार दिखाई देता है, जिसमें आपको सब्जी वगैरह मिलती होगी। वैसे प्लास्टिक की पॉलिथीन इस टाइम पे बैन हो गई है, लेकिन फिर भी ऐसी बोतल हो गई कोल्ड ड्रिंक्स की जो व्हाइट कलर की होती है, उसमें आर पार दिखाई देता है। तो जिन वस्तुओं में आर पार दिखाई देगा वो आपकी होती है पारदर्शी वस्तुएं। इसके अपोजिट है आपका अपारदर्शी वस्तुएं, यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार नहीं दिखाई देता, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, वो आपकी कहलाती हैं अपारदर्शी वस्तुएं। जैसे कि आपका कपड़ा हो गया, ठीक है, या और भी चीजें आप ले सकते हो, आसपास कागज हो गया, इनमें आपको आर पार बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अगली है आपकी अर्धपारदर्शी या अल्पपारदर्शी वस्तुएं। तो ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार थोड़ा सा दिखाई देता है, लेकिन कैसा? अस्पष्ट रूप से दिखाई देगा, वो आपकी होती है अल्पपारदर्शी। जैसे कॉटन का कपड़ा हो गया, ऐसे कुछ बहुत से पतले कपड़े आते हैं ना, उनके आर पार दिखाई देता है। कागज के ऊपर अगर तेल गिर जाए तब आप उससे देखो तो आपको हल्का सा दूसरी साइड का हल्का सा दिखाई देगा, पूरा स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो जहां पर हल्का हल्का दिखाई दे वो आपकी अल्पपारदर्शी या अर्धपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। अगली बात करते हैं प्रकाश के संचरण की। तो प्रकाश का संचरण मैंने भी आपको बताया कि प्रकाश हमेशा क्या है? सीधी रेखा में गति करता है। इस तरीके से देखिए, आप चाहें तो एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं। छोटे पे शायद किसी ने किया होगा, मैंने भी किया था ये एक्सपेरिमेंट। आपके आसपास अगर घर में गत्ते पड़े हो तो आप उन गत्तों को एक सेम साइज में कट कर लीजिए, और सेम साइज में कट करने के बाद एक सेम उस पर रख के सभी में एक होल कर लीजिए। ठीक है, बराबर उस पर होल कर लो। उसके बाद उनको कुछ दूरी पर, जैसे एक गत्ता यहाँ पर हमने फिट कर दिया, एक यहाँ पर फिट कर दिया, एक यहाँ पर फिट कर दिया, ठीक है, सेम साइज पे होल होने चाहिए सभी में एक ही, ताकि लाइन बिल्कुल सीधी सीधी आए। अगर हमने एक साइड टॉर्च रखी या कोई भी प्रकाश का स्रोत रखा और लाइट डालेंगे तो लाइट पूरी आर पार निकलेगी। आपको दूसरी तरफ आप पर्दा चाहे तो लगा दें, आपको यहाँ पर लाइट दिखाई देगी। और अगर आपने बीच में से इस वाले गत्ते को ऊपर नीचे खिसका दिया, यानी कि जो होल था ना वो अब जो तीनों होल एक सीध में थे वो अब एक सीध में नहीं रहे, ऊपर नीचे हो जाए, तब आप देखेंगे कि प्रकाश यहीं पर आकर रुक जाएगा, यहाँ से आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, ये जो गत्ता था ना इसको हमने यहाँ से ऊपर नीचे कर दिया, तो जो होल यहाँ पर था आपका वो होल अब ऊपर पहुंच गया। तो अभी क्या होगा? यहाँ से जो प्रकाश सीधा जा रहा था यहाँ पर आके रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो अब होल है ही नहीं, तो ये आगे बढ़ ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक्सपेरिमेंट करके पता कर पाएंगे कि जो प्रकाश है आपका वो क्या है? सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? परावर्तन का मतलब क्या है आपका? कि कोई चीज आई और टकराई और फिर वापस से लौट गई। ठीक है, जैसे हम बॉल को मारते हैं ना दीवार पे और वापस से वो लौट करके आती है, ऐसे समझिएगा। ठीक है,
तो प्रकाश का परावर्तन को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह पर टकराती है या किसी परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वह उस जो सतह है उस पर आई हो। जैसे हम बात करें, हमारे पास कोई शीशा है, शीशा क्या है, एक तरफ पॉलिश होती है तो वो क्या बन गई, एक चमकीली सतह बन गई। जैसे ही प्रकाश की किरण उस पर टकराई और टकराने के बाद जिस माध्यम से, इस माध्यम से आई थी ना, और इसी माध्यम में क्या होगा, वापस लौट जाएगी। तो जिस माध्यम से वह आती है, परावर्तक सतह पर टकराती है और वापस लौट जाती है उसी माध्यम में, वह क्रिया कहलाती है आपकी प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, नीचे चित्र से समझिएगा कि क्या है, आपका एक सतह यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है, पॉलिश कर दी यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, आपका एक दर्पण जैसा हो गया, यानी कि ये परावर्तक आपकी सतह हो गई। अब होगा क्या कि एक आपकी किरण आई और टकराई, टकराने के बाद क्या हुआ, वापस लौट गई। ठीक है, किरण आई यहाँ पर, टकराई और टकरा के आपकी वापस लौट गई। तो देखिए, जो किरण आपकी आंखें टकराती है वो कहलाती है आपकी आपतित किरण, और टकराने के बाद जो किरण लौटती है वो कहलाती है आपकी परावर्तित किरण। ठीक है, जो बीच का आपका पार्ट होता है वो होता है आपका अभिलंब। बात करते हैं कोण की, तो जो आपतित किरण अभिलंब से कोण बनाती है वो होता है आपका आई, जिसको हम बोलते हैं आपतन कोण। और दूसरा आपका कोण होता है जो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ बनाती है, वो कोण आपका कहलाता है परावर्तन कोण। इन चीजों को 4-5 बिंदुओं को याद रखिएगा, और जहां पर ये तीनों मिली हुई है वो आपका होता है आपतन बिंदु। ठीक है, तो प्रकाश किरण का आना, माध्यम से जो परावर्तक सतह है उस पर टकराना और उसी माध्यम में वापस लौट जाना, यह क्रिया होती है प्रकाश का परावर्तन। अपवर्तन और परावर्तन में यही मेन डिफरेंस है कि जो आपकी किरण होगी वो उसी माध्यम में लौट जाती है, वो क्रिया होती है परावर्तन, और जिस माध्यम में आई है उसके बाद किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए वहां पर होता है आपका अपवर्तन। ठीक है, परावर्तन के नियम की बात करें तो पहला नियम क्या होता है प्रकाश परावर्तन का, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। कौन कौन, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों क्या है, एक ही तल पर स्थित होंगे। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल पर स्थित है। नेक्स्ट आपका सेकेंड नियम क्या है प्रकाश के परावर्तन का, और ये नियम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों नियम आपके पूछे जाते हैं, परावर्तन के दोनों नियमों को लिखिए तो वहां पर आपको दोनों ही तैयार होने चाहिए। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है कि परावर्तन कोण यानी कि कोण आर और आपतन कोण यानी कि एंगल आई सदैव बराबर होते हैं। ठीक है, चित्र में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका एंगल आई और एंगल आर दोनों बराबर है। थोड़ा सा मुझसे ड्रॉ सही से नहीं हुआ है, थोड़ी सी लाइन ऐसी जानी चाहिए थी तो आपको सही से समझ में आता। तो जब आप इसको एग्जाम में बनाए या नोटबुक पे बनाए तो थोड़ा सही से बनाना कि पता चले कि दोनों एंगल क्या है, बराबर है। ठीक है, आगे बात करते हैं, दोनों ही आपके नियम इंपॉर्टेंट है तो इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लो। ठीक है, और इस नियम को तैयार कर लो, दोनों ही नियमों को, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम और प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। एक बार फिर से बता देती हूँ, पहले नियम में क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होंगे, और दूसरे नियम में है कि परावर्तन कोण और आपतन कोण आपके सदैव बराबर होंगे। नेक्स्ट है आपका परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन आपके दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है नियमित और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में आपका क्या होता है, इस प्रकार के परावर्तन में चिकने सतह से, यह जो परावर्तन होगा वो चिकनी सतह से होगा, और आपतित किरण जब परावर्तित होंगी तो वो समांतर रहती हैं। जैसे ये किरण आई, ये क्या है, आपकी आपतित किरण है, सीधी सी बात है। ठीक है, आ रही है तो आपतित है, सतह से टकरा रही है। ऐसे ये किरण है, ये भी क्या है, आ रही है तो ये क्या है, आपकी आपतित किरण है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी किरण, ये भी क्या है, आ रही है, तो ये तीनों क्या है, आपकी आपतित किरण है। अब क्या हुआ, ये परावर्तित हुई, तो जब परावर्तित हुई ये किरणें तो वापस लौटी इस तरीके से, ये वाली इस तरीके से और ये वाली इस तरीके से। तो ये जो आप स्काई ब्लू वाली किरणें देख रही है सारी क्या है, समांतर है। अगर इनको आगे बढ़ाओगे तो कभी आगे क्रॉस नहीं करेंगी। ठीक है, तो ये जो आपका नियमित परावर्तन होता है इसमें जो भी किरणें परावर्तित होती हैं, परावर्तित किरणें सदैव कैसी रहती हैं, आपकी समांतर रहती हैं। इस चीज को ध्यान रखना। अनियमित में ये समांतर नहीं होंगी, और नियमित में क्या है कि चिकनी सतह से परावर्तन होता है। अगला आपका पॉइंट क्या है, अनियमित। तो अनियमित में क्या होता है, यह जो परावर्तन है आपका खुरदुरी सतह से होता है, और साथ साथ परावर्तन के बाद जो किरणें होंगी वो समांतर नहीं होती। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि खुरदुरी सतह है, ऊबड़ खाबड़ सतह है, किरणें यहाँ पर आई, टकराई और जब वापस लौटी तो देखो ये सीधी जा रही है, ये ऐसी जा रही है, ये ऐसी जा रही है। तो ऐसे ही अगर मान लो एक और आई तो वो ऐसे जा सकती है। ठीक है, तो ये सारी किरणें क्या है, समांतर नहीं होंगी, तो आपका अनियमित परावर्तन होगा वहां पर। स्टार्ट करते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने प्रकाश का अपवर्तन अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप प्रकाश का अपवर्तन एक बार देख लीजिए, वो क्लास मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। इसके बाद अगर आप क्रांतिक कोण समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। शुरू करते क्रांतिक कोण क्या है। तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे ही सघन से विरल में प्रवेश करिए, एक चीज आपके माइंड में आनी चाहिए कि कोई प्रकाश की किरण है, जैसे ही आपका सघन माध्यम से ये विरल में जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाती है। हट जाती है ना ये किरण, आपको बताया था अपवर्तन में कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो ये अभिलंब से क्या होता है, दूर हट जाती है। अब ऐसी कंडीशन आए आपकी कि ये अभिलंब से इतना दूर हट जाए कि वापस से ये कहाँ पहुंच जाए, आपकी किरण ये इस वाले एंगल पर पहुंच जाए। ठीक है, तब आप देख पाएंगे अभिलंब और ये जो किरण निकली है अपवर्तित किरण, इन दोनों के बीच एंगल कितना बन गया, 90। यही कंडीशन आपकी कहलाती है क्या, क्रांतिक कोण। होता क्या है, अगर हम ये जो वाला एंगल है आपका आपतन कोण, जो किरण आती है क्या होती है, आपतित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या कहलाता है, आपतन कोण। यानी कि एक ऐसा आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, वह आपतन कोण आपका कहलाता है क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांतिक कोण। एक बार फिर से बताती हूँ बहुत अच्छे से कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो सघन माध्यम में जो आपका आपतन कोण बनता है, ये सी मतलब आपतन कोण जो बनेगा, इस आपतन कोण की वजह से जो अपवर्तन कोण बन रहा है ये 90 डिग्री हो जाए, तो ये जो आपतन कोण होगा यही आपतन कोण क्या कहलाता है, हमारा क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांतिक कोण।
समझ में आ गई। अपवर्तन कोण हमारा होना चाहिए 90, और जिस आपतन कोण की वजह से 90 डिग्री हमें प्राप्त होगा वो आपतन कोण कहलाएगा क्या, क्रांतिक कोण। समझ में आ गया। एक बार फिर से समझ लो डेफिनेशन कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब सघन माध्यम में आपतन कोण का वहमान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो क्रांतिक कोण कहलाता है। चित्र में समझ लो, प्रकाश किरण आई सघन माध्यम से विरल माध्यम में, ये क्या होगा, दूर हटेगी, पर दूर हटते हटते ये क्या हुआ, इतनी दूर हट गई कि कहाँ पहुंच गई, ये जो एंगल बना देगी, कितना बना देगी, 90। इसका मतलब क्या है कि जो आपतित किरण थी वो भी तो किसी एंगल पे टकरा रही होगी ना, तो वही एंगल, जिस एंगल के लिए हमारा अपवर्तन कोण 90 मिल जाए, ये वाला एंगल हमारा क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, जिस आपतन कोण के लिए, ऐसे याद कर लो, जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो वह आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, ये आपका क्रांतिक कोण से ही जुड़ा हुआ है। आगे क्या है देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक हो जाता है। आपतन कोण समझ गए ना क्या होता है, प्रकाश की किरण जब आती है तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है वो आपतन कोण होता है। यहाँ पर कहा है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक हो जाए तब विरल माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता, बल्कि पूरा का पूरा प्रकाश क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा। तो वहां पर क्या होगा, वो प्रकाश सघन माध्यम में लौट जाएगा। यही क्रिया क्या कहलाती है आपकी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चित्र से समझ लो इसको कि मान लो हमने क्रांतिक कोण ये था ना, इसका मान इतना बढ़ गया कि ये जो किरण इस तरीके से वापस जा रही थी ना, निकल रही थी, अब ये क्या होगा, अब ये और फैलेगी तो ये क्या होगा, इस तरीके से वापस निकल जाएगी। ठीक है, यानी कि जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी ही नहीं, कहाँ निकल जाएगी, वापस सघन माध्यम में ही निकल जाएगी। यही क्रिया कहलाती है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्यों होता है ये, कि जो आपतन कोण का मान है वो क्रांतिक कोण से अधिक होगा, तब ये होगी कंडीशन आपकी। इससे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है ये निम्नलिखित में से किसमें होती है। या आपको कुछ दे दिया, जैसे आपको बताया था ना कि सूर्यास्त से 2 मिनट पहले आपको सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखाई देता है, सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखाई देता है। ये किसके कारण होता है, तो ये आपका वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ऐसी कुछ घटनाएं हैं जो आपकी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से जुड़ी हुई हैं, उन घटनाओं को देख लेते हैं। पहली है आपकी मृग मरीचिका का निर्माण, जो रेगिस्तान वगैरह में आपकी होती है। नेक्स्ट है पानी में पड़ी हुई परखनली का चमकना, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। तीसरा है आपका हीरे का चमकना, हीरा भी क्या है, हीरे में बहुत सारे सरफेस बना दिए जाते हैं ना, तभी तो वो चमकता है। और आपका कांच में पड़ी हुई दरार का चमकना भी क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण क्या होता है, हम जानते हैं प्रकाश, जब आपने देखा होगा प्रिज्म पे कोई लाइट डाली जाती है तो वो क्या होता है, बहुत सारे कलर में डिवाइड हो जाती है। वही क्रिया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होती है, यानी कि सूर्य का प्रकाश या अन्य किसी स्रोत से निकलने वाला श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने अवयवी रंगों में बट जाता है, जिन रंगों से वो मिलकर बना होता है। ठीक है, और उन रंगों में बटने की, उन रंगों में विभक्त होने की घटना ही कहलाती है वर्ण विक्षेपण। कितने रंगों में बटता है, तो ये आपके टोटल 7 रंग होते हैं। कभी कभार आप चाहें तो इसको स्केल से भी देख सकते हो। ठीक है, स्केल से भी कभी कभार दिखाई देता है, बहुत पूरे 7 कलर्स नहीं दिखेंगे, पर हाँ कुछ कलर्स आपको दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये 7 कलर हैं कौन कौन से, तो विबग्योर करके इनको याद कर लो, या बिबज्योर, जो भी आप बोलना चाहे वैसे याद करिए। वी से बैगनी, आई से आपका इंडिगो यानी कि जामुनी, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। ठीक है, तो बैनी, आह, पीला, ला, ऐसे भी लोग याद करते हैं। तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये देखिए यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कुछ इस तरीके से, प्रिज्म में ये रही, हमने कोई एक लाइट डाली और ये लाइट क्या होगी, यहाँ से जब प्रिज्म से बाहर निकलेगी तो ये बाकी के जो 7 कलर्स हैं इनमें बढ़ जाती है। सबसे ऊपर आपका होता है रेड, फिर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट। टोटल आपके कितने कलर होते हैं, 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 रंगों में ये बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण रहा। पूछा गया था एक बार कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की क्रिया समझाइए। बहुत डिटेल में ये टॉपिक नहीं है, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं कराया, बस डेफिनेशन करवाइए, ताकि अगर आपके मिलती है लॉन्ग क्वेश्चन में तो आप इनको आराम से कर पाएं। ठीक है, तो पहले प्रतिबिंब को समझते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो प्रतिबिंब क्या होता है आपका, कि जब प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस वहां पर जो वो बिंदु होगा वह उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, जो प्रकाश, हम सभी जानते हैं कि जो दर्पण है, दर्पण में क्या होता है, एक साइड आपकी पॉलिश होती है, तो जब भी कोई प्रकाश किरण आई, टकराई, तो क्या होता है, वापस लौट जाती है। यही घटना क्या कहलाती है, आपकी परावर्तन कहलाती है। तो जब प्रकाश किरणें आती हैं, किसी दर्पण से टकराती हैं और वापस लौट जाती है, तो वापस लौटते समय वो किसी एक बिंदु पर मिलती है सारी की सारी किरणें, और उसी बिंदु पर क्या होता है, जो भी वस्तु सामने रखी गई हो उस वस्तु की हूबहू वैसा ही चित्र बन जाता है, और वही चित्र आपका कहलाता है प्रतिबिंब। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपके घर, सभी के घर में मिरर होता है ना, समतल दर्पण होता है वो, तो मिरर के सामने क्या, अगर आप खड़े होंगे जाके, तो आपको क्या है, अंदर अपने जैसा ही कोई चित्र दिखाई देता है ना, वो चित्र क्या है, आपका प्रतिबिंब है। ठीक है, परछाई और प्रतिबिंब में अंतर है, परछाई का कोई कलर नहीं, मतलब एक ही कलर की होती है आपकी, ब्लैक कलर की, लेकिन प्रतिबिंब में क्या है, सेम पूरा का पूरा आपको अपना चेहरा दिखाई देगा। ठीक है, सेम जो वस्तु होती है दूसरी वस्तु वैसे ही, प्रतिबिंब में क्या है, वस्तु के जैसे ही एक दूसरी आकृति आपको दिखती है। ठीक है, आगे बढ़ते, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आपका आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं कि जब परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हुई हैं, तो वहां पर आपका होता है वास्तविक प्रतिबिंब। और आभासी में क्या होता है, जब पर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, वहां पर होता है आभासी प्रतिबिंब। अब इसको अगर तैयार करना है तो इसको ऐसे तैयार करो कि वास्तविक में क्या होगा, आपका वास्तविक प्रतिबिंबों की खासियत होती है कि ये सदैव उल्टे बनते हैं। उल्टे का मतलब क्या है, कि मान लीजिए ये आपकी कोई वस्तु है, कोई इंसान खड़ा हुआ है ना, अगर इसका प्रतिबिंब बनेगा तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, ये हो गया उल्टा। तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं सदैव। और आभासी प्रतिबिंब कैसे होते हैं, तो आभासी प्रतिबिंब को बता दूं, ये रही आपकी वस्तु, और जब इसकी इमेज बनेगी तो ये कैसी होगी,
आभासी में आपकी सीधी इमेज बनती है, ठीक है। तो आभासी प्रतिबिंब आपके सदैव कैसे रहते हैं, सीधे होते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसे होते हैं, आपके उल्टे होते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ समझ गए होंगे। ये आपका वास्तविक था और ये आपका किसमें आता, आभासी में। चलो आगे बढ़ते हैं, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर देख लेते हैं। पहला अंतर तो इनकी डेफिनेशन का ही है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं ये क्या होते हैं, परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर जो किरणें होती हैं वो वास्तविकता में मिलती हैं, लेकिन आभासी में क्या है कि केवल हमें मालूम पड़ता है कि क्या है, मिल रही है, जैसे आपको समतल दर्पण में पता चलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसका। अच्छा, यहाँ परावर्तन और अपवर्तन दोनों में ही आपका क्या कहते हैं, सॉरी, जो आपका परावर्तन और अपवर्तन है वो दोनों आपको देखने को मिलेंगी। लेंस आपके सिलेबस में नहीं है, लेंस अगर होता तो यहाँ पर क्या होता है, अपवर्तन की घटना होती है, फिर भी आपके क्या है, इमेज बनती है। तो लेंस अगर होता तो वहाँ पर आपको ये अपवर्तन वाला टॉपिक समझ में आता, लेकिन लेंस दिया नहीं, दर्पण, तो दर्पण तक का ही हमें सीखना है। नेक्स्ट है आपका जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं इनको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वास्तविक प्रतिबिंब आपके उल्टे होते हैं और आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसे बनते हैं, सीधे बनते हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से याद कर लेना, ये कैसा बन जाएगा, आपका उल्टा बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो सबसे पहले हम समतल दर्पण को समझ लेते हैं। समतल दर्पण क्या होता है, दर्पण क्या होते हैं, तो दर्पण में क्या होता है, एक चमकीला पॉलिश किया हुआ पृष्ठ होता है और एक आपका कैसा होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है। जैसा कि हमने अपने घर का मिरर देखा है, ठीक है। अगर आप उसको देखो तो एक तल पर क्या होती है, पॉलिश होती है। पॉलिश किसकी होती है, पारे या चांदी की होती है। उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, AgNO3 की पॉलिश कर देते हैं, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट। तो ये आपका बन जाती है, आपकी पॉलिश होती है, ठीक है। और जो इन पॉलिश के बाद जो दर्पण बनते हैं वो दो प्रकार के बनते हैं। पहला बनता है समतल दर्पण, दूसरा बनता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण कैसे बनेगा, जब हमने कोई कांच, एक प्लेन कांच ले लिया और उसकी एक तरफ पॉलिश कर दी तो आपका क्या बन गया, समतल दर्पण। अब गोलीय दर्पण क्या है, तो गोलीय शब्द है ना, यानी कि किससे बना होगा, एक गोले से बना हुआ होगा। तो पहले समतल को समझ लीजिए, समतल कैसे होते हैं, समतल कांच के एक और चांदी की पॉलिश कर दी जाए तो वह समतल दर्पण बन जाता है। गोलीय दर्पण की बात करें, मान लीजिए हमने एक गोला ले लिया, इस गोले का हमने कोई एक पार्ट कट कर लिया, ये वाला, ठीक है। ये पार्ट आपका इस तरीके से बन गया और हमने इसके एक तल पर पॉलिश कर दी, तो ये आपका क्या बन गया, ये वाला जो आपको एरिया दिख रहा है ये क्या बन गया, आपका गोलीय दर्पण बन गया, ठीक है। ऐसे इस तरीके से भी ले सकते हो, और इधर पॉलिश कर दी हमने तो ये जो एरिया बन गया ये क्या बन गया, आपका गोलीय दर्पण, ठीक। अब हम बात करते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं ना, उनकी क्या विशेषता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी गई हो। जैसे मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका कोई दर्पण लगा हुआ है और इस दर्पण के सामने हमने 5 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु रख दी है, ठीक है। तो अब इसका दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी कितनी दूरी पर बनेगा, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। समझ में आ गई बात कि वस्तु जो है दर्पण के सामने जितनी दूरी पर रखी होगी, अंदर उसका प्रतिबिंब भी क्या है, उतनी ही दूरी पर बनता है। आप चाहे तो देख सकते हैं, अगर आप शीशे के सामने खड़े हो ना, तो आप जैसे मान लो पहले खड़े हैं तो कहीं आपका प्रतिबिंब बना होगा शीशे के अंदर। अगर आप पास चलते चले जाओगे तो उधर से क्या आपको लगेगा, प्रतिबिंब भी कैसा है, पास आ रहा है। फिर आप दूर जाओगे तो आपको लगेगा प्रतिबिंब भी क्या है, दूर जा रहा है। तो जितनी आपकी और दर्पण के बीच की दूरी होगी उतनी ही जब प्रतिबिंब की जो दूरी होगी उतनी ही प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से अंदर की तरफ होगी, ठीक है। दर्पण से पीछे उतनी ही दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो ये तो सही बात है, जितने बड़े हम होते हैं उतने ही बड़े उसमें अंदर दिखते भी हैं। चाहे तो आप जाइए भी अपने मिरर के सामने, कोई भी पेन या पेंसिल और भी चीजें आप लेके जा सकते हैं, बुक नोटबुक आप देखिए, एक तो पहले अपनी इमेज देखो, उसके बाद बुक नोटबुक भी सामने रखोगे तो जितने साइज की बाहर होगी उतने ही साइज की वो अंदर दिखेगी, यानी कि आकार क्या होता है, बराबर आकार का बनता है। और तीसरा पॉइंट है आपका, ये जो प्रतिबिंब होते हैं ये कैसे होते हैं, पार्श्व परावर्तित होते हैं। पार्श्व परावर्तित का मतलब ये होता है कि उल्टे हो जाते हैं। मिरर इमेज आपने देखी होगी, जैसे मैं आपको बता दूं, हमने ले लिया एल, और एल की जब हम मिरर इमेज बनाएंगे या एल को जब मिरर इमेज में चेंज किया जाएगा तो ये एल क्या बन जाता है आपका, ये एल बन जाता है कुछ इस तरीके का, बनता है या नहीं बनता है। ये एल, अगर हम इस एल की मिरर इमेज बनाए तो कैसी बन जाएगी, ये बन जाएगी इस तरीके से। ऐसी और भी आपका कोई अक्षर ले लेती हूँ मैं, मान लीजिए हमने ले लिया बी, और इस बी की मिरर इमेज बनाएंगे तो कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। ये क्या होता है, आपका पार्श्व परावर्तित होता है आपका जो समतल दर्पण है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं आपका, और नेक्स्ट रहा आपका दर्पण, तो मैंने आपको समझा दिया। आगे बढ़ेंगे हम गोलीय दर्पण की तरफ। गोलीय दर्पण जो होता है आपका किससे बनता है, किसी खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ होते हैं। मैंने आपको बता दिया था, इस तरीके से कोई गोला ले लिया, हमने इसको कट किया तो आपका जो दर्पण बना लेंगे हम, वो क्या बन जाएगा, आपका गोलीय दर्पण बन जाएगा। ये दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट है आपका अवतल दर्पण और दूसरा है आपका उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करना। अब पहले हम देखते हैं उत्तल को। उत्तल को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। वह गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरी हुई सतह से होता है और पॉलिश जो होती है वो धसे हुए भाग पर होती है, उसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण। जैसे मान लीजिए ये हमने एक गोला था हमारे पास, मैं आपको और अच्छे से बता देती हूँ, ये एक गोला था हमारे पास। इस गोले में से क्या किया हमने, इतना सा पार्ट क्या कर लिया, कट कर लिया, बाकी सारा पार्ट हटा दिया। अब इस इतने कटे हुए पार्ट में हमने क्या किया, हमने पॉलिश करी, कौन से, अंदर जो धसा हुआ भाग है ना, अंदर की साइड हमने कर दी पॉलिश, दिख रही है ना ग्रीन कलर से, हमने ग्रीन कलर से पॉलिश करी है, ये रही आपकी पॉलिश कर दी। तो इसके बाद जो बाहर का एरिया है ना, ये वाला आपका क्या बन गया, परावर्तक पृष्ठ, यानी किरण आएगी तो टकरा के वापस लौटेगी, ठीक है। ये वाला एरिया कैसा बन गया, आपका परावर्तक पृष्ठ बन गया। तो यही क्या कहलाएगा, आपका उत्तल दर्पण। यानी कि उत्तल दर्पण में क्या होता है, उभरे हुए सतह से परावर्तन होता है और धसे हुए तल पर क्या होती है, पॉलिश होती है, ठीक है। चलो अगर यहीं पर हम क्या करते हैं, हम दूसरा इमेज मिरर बनाते अवतल। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, हमने ये काट लिया। अवतल दर्पण में हम क्या करते हैं, उभरे हुए तल से तो क्या होता है, पॉलिश होती है, उभरे हुए तल पर हम कर देते हैं पॉलिश, और जो धसा हुआ तल होता है हमारा, वहां से क्या होता है, परावर्तन होता है। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से क्या बन जाता है आपका अवतल दर्पण। आगे बढ़ते हैं, आगे समझ लो इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। इसमें क्या होता है, इस गोलीय दर्पण में जिसमें प्रकाश का परावर्तन धसे हुए तल से होता है तथा उभरे हुए तल पर क्या होगी, आपकी पॉलिश होगी, क्या कहलाता है, अवतल दर्पण। इस तरीके से ये काट लिया, बाहर की साइड हमने पॉलिश कर दी उभरे हुए तल पर, और अंदर का जो तल हो गया क्या हो गया, परावर्तन के लिए तैयार, और ये क्या कहलाएगा आपका अवतल दर्पण।
अब प्रतिबिंब कैसे बनेंगे तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ दर्पण से जुड़ी हुई परिभाषाएं देख लेते हैं। पहली आपकी वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से काटकर बनाया जाता है ना, उस गोले का जो केंद्र होगा वही आपका वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये एक गोला था आपका और इस गोले से हमने क्या किया, एक दर्पण बना दिया। ठीक है, एक गोला था हमारे पास और इस गोले से हमने एक दर्पण बना दिया। तो इस गोले का जो केंद्र होगा, इस गोले का केंद्र हमने मान लिया यहाँ पर सी है, तो ये जो केंद्र होगा यही केंद्र क्या कहलाएगा? इस जो यहाँ पे दर्पण बनेगा ना, उस दर्पण का केंद्र भी कहलाएगा। ठीक है, तो आप वक्रता केंद्र को समझ गए ना कि गोलीय दर्पण, जिस गोलीय दर्पण से हम काट के दर्पण बनाते हैं उस पूरे गोलीय दर्पण के केंद्र को ही हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। यही वक्रता त्रिज्या को भी समझ लो कि वक्रता केंद्र से लेकर जो आपका ये परावर्तक सतह होगी ना, ध्रुव, इसके बीच की जो दूरी होती है यही कहलाती है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ध्रुव क्या होता है? तो ध्रुव होता है आपका ये जो आपका पॉलिश किया गया भाग है ना, परावर्तक सतह, इस परावर्तक सतह का जो मिड पॉइंट होता है वही आपका कहलाता है क्या? ध्रुव कहलाता है, यानी कि बीच का बिंदु। वक्रता त्रिज्या बता ही दी है कि वक्रता केंद्र से लेकर आपकी पी तक की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या। एक तरफ आपका दिया है अवतल दर्पण और दूसरी तरफ मैंने बनाया हुआ है उत्तल दर्पण। एक चीज ध्यान रखना कि जो आपकी उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ होता है? दर्पण के अंदर होता है, क्योंकि जिधर पॉलिश है उधर ही साइड क्या है आपका? वक्रता केंद्र। तो इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा? पॉलिश के अंदर, यानी कि अंदर की तरफ दिखाई देगा वक्रता केंद्र। आगे बढ़ते वक्रता त्रिज्या आप समझ ही गए हैं कि क्या पी से लेके आपकी केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ध्रुव क्या होता है आपका? गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को कहते हैं ध्रुव, जो मैंने आपको यहाँ से बताई दिया है। ये गोलीय दर्पण था, इसका जो परावर्तक सतह रही, इस परावर्तक सतह का मिड पॉइंट कहलाता है आपका ध्रुव। ठीक है, और केंद्र क्या होता है? जिस गोले से ये काट कर बनाए गए हैं उस गोले के केंद्र को ही क्या कहते हैं? क्या आपका? वक्रता केंद्र। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी मुख्य अक्ष की। तो मुख्य अक्ष क्या होती है? दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा आपकी क्या कहलाती है? दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, ये रहा आपका, इस तरीके से दर्पण बना दिया मैंने, और ये आपकी रही सी और ये रहा आपका पी। तो सी और पी को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? हमारी मुख्य अक्ष। सारे पॉइंट उम्मीद कर रही हूँ आपको क्लियर हो गए होंगे। बात करते हैं फोकस की। तो फोकस क्या होता है आपका? फोकस क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है वही कहलाता है आपका फोकस। ठीक है, अगर मुख्य अक्ष से जितनी भी किरणें जाएंगी मुख्य अक्ष के समांतर, वो सारी किरणें क्या होता है? किसी एक ही बिंदु से निकलती हैं। सारी की सारी किरणें किसी एक ही बिंदु से निकलेंगी, तो वही बिंदु क्या कहलाता है? आपका फोकस कहलाता है। बात आगे समझ में मेरी? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद किसी एक ही बिंदु से निकलती हैं या निकलती हुई प्रतीत होती हैं, वही बिंदु आपका मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। सबसे पहले हम देखेंगे अवतल दर्पण, उसके बाद हम देखेंगे क्या? उत्तल दर्पण। ठीक है, इन दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेंगे उनको समझने से पहले हम कुछ कंडीशंस देख लेते हैं। पहली कंडीशन है आपकी, चाहे आपका कोई सा भी दर्पण हो, आपका चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, अगर कोई भी किरण आपकी मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो वो कहां से गुजरेगी? हमेशा फोकस से होकर निकलती है। ये बात तो अभी मैंने आपको क्लियर करी थी। मान लीजिए यहीं पर आपका क्या होता? उत्तल दर्पण होता, तब भी ये कहां से निकलती है आपकी? वहीं से निकलती। कहां से? फोकस से। उसको भी मैं ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पर। ये रहा आपका क्या? उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण में आपका वक्रता केंद्र कहाँ पर होता है? वक्रता केंद्र मिरर के अंदर होता है, और जहाँ वक्रता केंद्र होगा वहीं क्या होगा? आपका फोकस भी होगा। मान लीजिए और जो प्रकाश किरण है वो कहाँ से आएगी? इधर से आएगी, दर्पण के पीछे से तो आएगी नहीं, अब बाहर से ही तो आएगी ना। तो जब प्रकाश किरण क्या है? बाहर से आती है, टकराती है, तो टकराने के बाद ये क्या होता है? मुख्य फोकस से निकलेगी। तो ये क्या होती है? ये अंदर की तरफ जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हम डॉटेड डॉटेड और निकल जाएगी ये ऐसे, क्योंकि अंदर की तरफ तो ये जाएगी नहीं। ठीक है, हमें ऐसा मालूम पड़ेगा कि जो प्रकाश किरण है वो अंदर से आ रही है। तो जो है यहाँ पर इस दर्पण में, उत्तल दर्पण में जो भी आपको मिलेगी प्रकाश किरण वो प्रतीत होगी, मिलती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, बस ये क्या होता है? टकराती है और फोकस से निकल जाती है। ठीक है, फोकस इसका होता क्या? हाँ, अंदर है, तो बस हमें वहां से क्या है? आती हुई प्रतीत होगी। अगली आपकी सेकंड कंडीशन क्या रहेगी कि अगर आपकी कोई भी प्रकाश किरण कहां से आए? फोकस से आ रही है। किधर से आ रही है? आता हुआ निशान ये लगाए ना, फोकस से अगर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकल जाती है। दूसरी कंडीशन समझ में आ गई? सेम आपका ये किसमें जाएगा? आपका उत्तल दर्पण में भी सेम यही कंडीशन बनती है। इस तरीके से हमने बना दिया, लेकिन उत्तल दर्पण में हम इसका यूज करेंगे नहीं। अगर आपका वहां भी हो तो भी क्या होगा? फोकस से अगर कोई जा रही है किरण, ये रहा एफ और ये रहा सी, मान लीजिए कोई किरण आपकी इस तरीके से फोकस है ना, तो इस तरीके से आएगी, पता चलेगा ना फोकस से आ रही है, और ये किसके समांतर हो जाएगी? आपकी मुख्य अक्ष की। ठीक है, बस एरो से पता चलेगा कि कौन सी किरण किस तरीके से हम ड्रॉ कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है? बहुत ही इजी कंडीशन है आपकी थर्ड कंडीशन। अगर कोई भी किरण वक्रता केंद्र से आ रही है तो वो किरण क्या है? उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ठीक है, बिल्कुल नहीं मुड़ेगी, कुछ भी नहीं होगा। वक्रता केंद्र से आने वाली किरण उसी दिशा में आपकी वापस लौट जाएगी। अब ये जब आपने तीनों कंडीशन समझ ली ना, अब आप प्रतिबिंब को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब हम वापस आते हैं अवतल और उत्तल दर्पण पर। तो याद रखना, अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनने की कंडीशन है वो आपकी 6 कंडीशन है, और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की कितनी कंडीशन है? सिर्फ और सिर्फ 2 कंडीशन है। कौन कौन सी है देखते हैं। तो अवतल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब की पहली कंडीशन आपकी होती है कि जब हम वस्तु को रख दें अनंत पर, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वस्तु हमारी अनंत पर रखी होगी। अनंत पर रखी इसका मतलब वस्तु हम शो नहीं कर रहे हैं कहाँ है, अनंत पर। अनंत तो कहीं भी होगा ना। तो जब वस्तु अनंत पर रखी होती तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रकाश किरण को हम किस तरीके से मानते हैं कि प्रकाश किरण एक क्या आई? मुख्य अक्ष के समांतर आई, और कहाँ से आपकी निकलेगी कि किरण? फोकस से निकल जाएगी। और दूसरी किरण भी क्या है? आपकी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है नीचे वाली, और ये भी कहाँ से निकल रही है? फोकस से निकल रही है। दोनों कहाँ पे मिली है? फोकस पर मिली, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बना होगा? फोकस पर बना होगा। और फोकस पर बना है तो पता भी नहीं चल रहा, बहुत छोटे आकार का बना हुआ है। तो ये मतलब प्रतिबिंब बना कहाँ है? प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी आपकी? फोकस पर। ठीक है, जो क्वेश्चन बनेगा वो पहले यही बनेगा कि अगर वस्तु आपकी अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? देख रहे हैं ना, पॉइंट के आकार का, यानी कि बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। और पूछा जा सकता है कि प्रतिबिंब कैसा होता है, तो इस कंडीशन में आपका प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा। ठीक है,
इसको तैयार कर लो। प्रतिबिंब कैसा बनता है आपका? वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, जब वस्तु आपकी अनंत पर रखी होगी, ठीक है, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनता है? फोकस पर बनता है, बहुत छोटा बनता है और वास्तविक और उल्टा बनता है। नेक्स्ट कंडीशन है आपकी कि जब वस्तु कहाँ रखी हो? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी हो। अब हम क्या कर रहे हैं? वस्तु को उधर से खिसकाना शुरू कर रहे हैं, तो जहां पर हमारा प्रतिबिंब बना था, प्रतिबिंब वहां से खिसकना शुरू हो जाएगा इधर की तरफ। तो हम वस्तु को अब कहाँ ले आए? अनंत और वक्रता केंद्र, ये रहा, वक्रता केंद्र के बीच में हमने वस्तु लाकर रख दी। तो वस्तु के सिरे से क्या होगा? किरण टकराएगी और कहाँ जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। किधर से लौट आएगी? फोकस से लौट आएगी। और एक किरण फोकस से गई, फोकस से जाने वाली कहाँ से लौटेगी? मुख्य अक्ष के समांतर। और ये कहाँ मिली? कुछ यहाँ पर मिली, तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा? ये वक्रता केंद्र और एफ के बीच में बनेगा। देख पा रहे होंगे प्रतिबिंब कहाँ बना है आपका? वक्रता केंद्र और एफ के बीच। तो जब वस्तु आपकी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी होगी, तो प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। आकार देख रहे, दिखाई दे रहा है ना? ये वस्तु रही और ये प्रतिबिंब। आकार क्या है? वस्तु के आकार से छोटा होगा प्रतिबिंब का आकार, और वास्तविक और उल्टा है। देख पा रहे हैं ना? जो ऊपर आपका एरो था वो नीचे हो गया, यानी कि ऐसे की जगह प्रतिबिंब क्या हो गया? ऐसा हो गया। तो ये क्या हो गया आपका? वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। अगली कंडीशन है कि हम वस्तु को और आगे खिसका दें। कहाँ आगे रख दें? वक्रता केंद्र पर हमने उठा के वस्तु को रख दिया, तो वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी हुई है। प्रकाश किरण क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर गई, कहाँ से लौट आई? फोकस से लौट आई। और एक प्रकाश किरण फोकस से गई, कहाँ से लौट आएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही टकराई, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो जब वस्तु हमारी केंद्र पर रखी होती, वक्रता केंद्र पर, तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब भी हमारा कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? तो देख पा रहे हैं ना, दोनों इक्वल इक्वल दिख रहे हैं। वस्तु के आकार के बराबर होता है। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? देख रहे हो ना, उल्टी बनी है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि जो मुख्य अक्ष के नीचे अगर बनेंगे तो ये सारे आपके कैसे होंगे? उल्टे होंगे। मुख्य अक्ष के ऊपर बनने लगे प्रतिबिंब तो वो कैसे होते हैं? सीधे होते हैं और आभासी हो जाएंगे। फिर समझ में आ गया पॉइंट? अच्छा, आपको ये कंफ्यूज हो रहे हो कि हम इतना कैसे याद करें, कैसे समझें? अभी मैं आपको चार्ट के थ्रू इसको समझा दूंगी। आपको जो चीजें याद करनी है, क्या याद करनी की? वस्तु कहाँ पर रखी है, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, सिर्फ ये आना है। कौन सी किरण कहाँ गई, ये सब ड्रॉ करने को नहीं आने वाला। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्या, मतलब इसी में अगला पॉइंट है आपकी फोर्थ कंडीशन कि जब वस्तु को हमने क्या किया कि मुख्य फोकस सॉरी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख देंगे, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ये रहा आपका वक्रता केंद्र और ये रहा फोकस। हमने वस्तु को उठा के रख दिया वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो इस कंडीशन में क्या होगा? एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, कहाँ से निकल जाएगी? वक्रता केंद्र से। और दूसरी किरण फोकस से आएगी, कहाँ से निकलेगी? आपकी मुख्य अक्ष के समांतर। दोनों कहाँ पे मिली हैं आपकी? दोनों मिली हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बना आपका? वस्तु का प्रतिबिंब। अब इस स्थिति को हम बोलेंगे क्या? ये स्थिति हो गई आपकी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या रहेगी आपकी? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। साइज की बात करें तो वस्तु से ये बड़ा हो गया, और प्रकृति की बात करें तो वास्तविक और उल्टा है। मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है ना, ये कैसा होगा आपका? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब आपको देखने को मिलेगा। फिफ्थ कंडीशन है कि वस्तु को हम और खिसका दें, कहाँ ले जाए? एफ पर ले जाएं। तो जब आपकी वस्तु को हम एफ पर ले जाएंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा आपका? जो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसको देख लो। जो आपकी किरण है वो क्या जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर गई, फोकस से लौट आएगी। और एक किरण हम कहाँ भेजेंगे? वक्रता केंद्र से जब हम एक किरण भेजेंगे तो ये किरण आपकी क्या होगा? मिरर से टकरा के और यहीं से वापस निकल आएंगी। ये दोनों किरणें आपकी समांतर चलेंगी, यानी कि दोनों किरणें मिलेंगी तो है नहीं, मिलेंगी अगर कहाँ तो कहाँ मिलेंगी? आपकी अनंत पर जाकर मिलेंगी। इसका मतलब क्या है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? हमारा अनंत पर बनेगा। समझ में आ गई बात? दोनों किरणें क्या है? समांतर जा रही हैं, इसका मतलब है कि मिलेंगी तो अनंत पर ही मिल सकती हैं। तो जो अगर वस्तु हमारी फोकस पर है तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। आकार कैसा रहेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा, सीधी सी बात है। मुख्य अक्ष ये रही, यहाँ पर भी बनता है तो भी बड़ा ही है, तो वस्तु से बड़ा बनेगा। और वास्तविक और उल्टा तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, देख पा रहे हैं ना? देखो यहाँ पर अगर बनता तब भी कितना बड़ा बनता। तो वही है आपका कि अगर बस वस्तु हमारी फोकस पर है तो कंडीशन क्या रहेगी प्रतिबिंब की? अनंत पर, आकार वस्तु से बड़ा, और प्रकृति वास्तविक और उल्टी। नेक्स्ट आपकी सिक्स कंडीशन है कि वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हो। तो फोकस और ध्रुव के फोकस आपका ये रहा, ध्रुव रहा पी यहाँ पर, इनके बीच में अगर वस्तु रखी है तो पहली कंडीशन में आपका क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगी, फोकस से लौट जाएगी, और दूसरी किरण क्या जाएगी आपकी? वक्रता केंद्र से जाएगी। अब ये दोनों किरणें इधर आने पर तो क्या हो रहा है? चौड़ी हो रही है। इसका मतलब तो ये कभी मिलने वाली नहीं। ये कहाँ मिलती है आपकी? दर्पण के अंदर। अगर हम इनको ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ पर मिल जाएंगी, यानी कि यहाँ पर टकराएंगे। तो अब इमेज कैसी बन रही है? सीधी बन रही है ना, मुख्य अक्ष के ऊपर ही बन रही है इमेज। इमेज तो हमारी सीधी बन गई, सीधी बन गई, इसका मतलब क्या है? इमेज हमारी आभासी भी है। आभासी है ना, अगर सीधी है तो सीधी सी बात है कैसी? आभासी है। स्थिति क्या हो जाएगी इसकी? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे कहीं भी बन सकती है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि यहाँ वहाँ, दर्पण के पीछे कहीं भी बनेगी। तो इसकी स्थिति क्या रहेगी? दर्पण के पीछे। साइज क्या रहेगा? वस्तु से बड़ी बनी है, और प्रकृति कैसी रहेगी? आभासी और सीधी रहेगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं चार्ट की। मैंने बहुत शॉर्ट में आपका चार्ट बना दिया है। क्या क्या याद करना है? वस्तु कहाँ पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, आकार कैसा रहेगा, प्रकृति कैसी रहेगी। तो पहली कंडीशन है आपकी कि वस्तु हमने रख दी कहाँ? अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर होगी तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा कहाँ? फोकस पर, और आकार प्रतिबिंब का रहेगा बहुत छोटा, प्रकृति रहेगी वास्तविक और उल्टी। ऐसे ही अगर हमने वस्तु को रख दिया अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, उस कंडीशन में हमारा प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वस्तु से छोटा बनता है और वास्तविक और उल्टा रहेगा। सेकेंड थर्ड कंडीशन क्या है कि हमने जो वस्तु है रख दी वक्रता केंद्र पर, उस कंडीशन में प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, बराबर बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। फोर्थ कंडीशन है कि जब हम प्रतिबिंब को और खिसका दे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में ले आएंगे तो वहां पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, वस्तु से बड़ा बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। चार कंडीशन ये हो गई। पांचवी कंडीशन आपकी क्या होगी
कि जब वस्तु को हम रख दें फोकस पर तब हमारा प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, साथ साथ वास्तविक और उल्टा होगा। फिफ्थ आपकी सिक्स्थ कंडीशन है कि हम वस्तु को क्या कर दें, दर्पण के बहुत नजदीक कर दें, यानी कि फोकस और आपके ध्रुव के बीच हम रख देते हैं, तब जो दर्पण के प्रतिबिंब की स्थिति होती है वो होती है आपकी दर्पण के पीछे, वस्तु से बड़ा बनता है और आभासी और सीधा बनता है। आपसे पूछा जाता है कि अवतल दर्पण किस प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है, तो अवतल दर्पण आपका वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब भी बना सकता है और आभासी और सीधा प्रतिबिंब भी बना सकता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जब जूनियर का टेट वगैरह देंगे तब वहां पर ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि जो आपका प्रतिबिंब है अवतल दर्पण के द्वारा वो जो बनता है वो कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा भी बनता है और आभासी और सीधा भी बनता है। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनेगा। उत्तल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है और वक्रता केंद्र होता है वो दर्पण के पीछे होता है। पहली कंडीशन रहेगी कि हमने मान लीजिए वस्तु हमारी कहाँ अनंत पर रखी हुई है, तो किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। फोकस कहाँ है इसका, अंदर है, मिरर के अंदर है ना, सीधी सी बात। दूसरी किरण आई वो भी कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। फोकस कहाँ रहा, मिरर के अंदर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मिरर के अंदर, वो भी कहाँ पर बना, फोकस पर। तो जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। साइज कैसा होगा, बहुत छोटे आकार का होगा। और अब बनेगा कैसा, तो जब भी मिरर के अंदर बनेगा तो कैसा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। ठीक है, आभासी और सीधा होगा, इसको याद कर लो। ठीक, प्रतिबिंब की स्थिति क्या रहेगी, फोकस पर रहेगा, बहुत छोटा, आभासी और सीधा। और दूसरी कंडीशन क्या है, दो ही कंडीशन है, बस दो ही इसमें तैयार करनी है। दूसरी कंडीशन है कि हम वस्तु को कहाँ ले आए, अनंत और दर्पण के बीच उठाकर रख दें, क्योंकि यहाँ पर जो फोकस वगैरह क्या है वो सारे दर्पण के अंदर है, वहाँ पर तो वस्तु रखी नहीं जा सकती है। दो ही जगह, या तो अनंत पर रख दो या फिर दर्पण और अनंत के बीच कहीं भी जगह पे हो वहाँ पर रख दो। तो अगर हमने वस्तु को अनंत और दर्पण के बीच उठा के रख दिया तब उस कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो एक किरण हमारी जाएगी, मान लीजिए हमने माना मुख्य अक्ष के समांतर गई तो ये कहाँ से लौटेगी, फोकस से होकर लौटेगी। और दूसरी किरण हमने माना भेजी है कि कहाँ से गई, हमारी वक्रता केंद्र से गई, तो वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण वक्रता केंद्र से ही निकलती है। कहाँ पे कट हुए, यहाँ पर कट हुए हैं, तो यहीं पर प्रतिबिंब बन गया। और ये प्रतिबिंब कैसा बना है, वस्तु से छोटा। तो ये बना पहली बात कहाँ कहाँ पर है, ये रहा आपका मुख्य ध्रुव और ये रहा आपका फोकस। तो जो प्रतिबिंब बना है वो कहाँ बना है, मुख्य अक्ष आपका फोकस और ध्रुव के बीच में आपका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच में आकार कैसा रहेगा, वस्तु से छोटा बना हुआ है ना, या तो घिचपिच हो गई होगी, आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा। ये रहा आपका प्रतिबिंब, ठीक है, ग्रीन ग्रीन से दिख रहा होगा। और ये रही आपकी वस्तु, तो देखो वस्तु से क्या है, बहुत छोटा प्रतिबिंब बना है। ठीक, और प्रकृति कैसी है, आभासी और सीधा है। देखो जहाँ वस्तु थी उसी साइड बना है, मुख्य अक्ष के ऊपर साइड, और नीचे साइड अगर बनेगा तो वास्तविक हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट भी मैंने लिख दिया है कि जो उत्तल दर्पण है इससे बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, केवल और केवल आभासी और सीधा होता है। ये और कोई प्रतिबिंब नहीं बनाएगा, यानी कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब ये नहीं बनाता है, सिर्फ और सिर्फ कैसा बनाता है, आपका आभासी और सीधे प्रतिबिंब ही बनाता है। तो ध्वनि को शुरू करने से पहले हम एक बार एक चीज देख लें, क्या तरंग। तरंग को मैंने आपको बोला था, जब प्रकाश पढ़ा रही थी तो वहां पर बताया था कि तरंग आपकी क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग उसके अंतर्गत आएंगे। वहीं पर मैंने आपसे बोला था कि तरंग को हम लास्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम तरंग को देख लेते हैं, इसके बाद हम वापस से आएंगे ध्वनि पर। चलिए देखते हैं तरंग क्या होती है। तो तरंग को सभी जानते हैं, तरंग क्या होती है, तरंग वह विक्षोभ होता है जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाता है। ठीक है, तरंग के प्रकार की बात करें तो ये क्वेश्चन आपसे 2017 या 16 में पूछा गया, तैयार कर लेना इसको। तरंग को पहले तो हमने बांटा है माध्यम के आधार पर। ठीक है, अगर माध्यम होगा तो कौन सी तरंग है, माध्यम की जरूरत नहीं पड़ेगी तो कौन सी तरंग है। तो इस आधार पर तरंग को हमने दो भागों में बांटा है, पहली होती है हमारी यांत्रिक तरंगे और दूसरी होती है हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगे क्या होती है, तो वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है वो कहलाती है आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे। समझ में आ गई, जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी वो आपकी यांत्रिक तरंगे, और जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी वो कहलाती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, माध्यम हो ना हो ये दोनों में ही गमन कर पाएंगी। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होगी, माध्यम नहीं होगा यानी कि निर्वात में भी ये चल सकती हैं, और यांत्रिक तरंगे निर्वात में नहीं चल पाएंगी। ठीक, अब आपके सिलेबस में दो चीजें दी थी, प्रकाश और ध्वनि। तो प्रकाश कौन सी तरंग में आएगा, ध्वनि कौन सी तरंग में आएगा, इसको अच्छे से समझ लो। प्रकाश क्या है आपका, किसी में भी चल सकता है, निर्वात में भी चल सकता है, यानी कि किसके अंतर्गत आएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और ध्वनि क्या होती है, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है, यानी कि वो कौन सी तरंग के अंतर्गत आने वाली है, ध्वनि आपकी आएंगी यांत्रिक तरंग में। फटाफट से इनके एक बार एग्जांपल देख लेते। तो यांत्रिक तरंग के अंतर्गत आती है आपकी ध्वनि तरंग और जल तरंगे, और विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत आप पढ़ेंगे प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, एक्सरेज, गामा रेज और अवरक्त किरणें। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी रहेगी प्रकाश तरंग और इधर आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी ध्वनि तरंग, क्योंकि ये दोनों ही आपके सिलेबस में दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके माध्यम के कणों में कंपन के आधार पर जब तरंगे चलेंगी तो उसमें जो माध्यम के कण होंगे वो आपस में कंपन भी करेंगे, तो उनकी दिशाओं के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है इनको। पहली है आपकी अनुप्रस्थ तरंग और दूसरी है आपकी अनुदैर्ध्य तरंग। तो अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, जब माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो वहां पर होती है आपकी अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, जब माध्यम के कण क्या करेंगे, तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करेंगे तो आपकी क्या रहेंगी, अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, इस तरीके से। और जब माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं वहां पर रहती है आपकी ध्वनि तरंगे। वहां पर जो आपका कंपन रहेगा वो कुछ समानांतर यानी कि इस तरीके से कंपन रहेगा। अनुप्रस्थ तरंग के अंतर्गत आती है आपकी प्रकाश तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग के अंतर्गत आती है आपकी कौन सी, ध्वनि तरंग। तो दोनों ही अच्छे से याद कर लो कि अब प्रकाश तरंग कौन कौन सी तरंग में आएगी, अनुप्रस्थ में, और साथ साथ किसमें, विद्युत चुंबकीय तरंग में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि प्रकाश तरंग निम्नलिखित में से कौन सी तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग में भी आएगी और अनुप्रस्थ में भी आएगी। ध्वनि तरंग किस में आएगी, तो अनुदैर्ध्य में, और दूसरा किसमें, यांत्रिक तरंग में। ठीक है,
अब हम बात करते हैं ध्वनि की। तो ध्वनि क्या है? ध्वनि साउंड यानी कि एक आवाज होती है। ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ होता है जो किसी ठोस, द्रव या गैस में होकर संचारित होता है, यानी कि किसी माध्यम में संचारित होगा, ये बिना माध्यम के नहीं चल पाएगा। ठीक है, ध्वनि की विशेषताएं देखते तो पहली विशेषता क्या है? ध्वनि एक यांत्रिक तरंग होती है, यही मैंने जस्ट आपको बताया है, यांत्रिक तरंग है। इसके लिए क्या होगा? आपका दूसरा पॉइंट, इसका एक्सप्लेनेशन है कि ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा पॉइंट क्या है कि ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि क्या है, ये यांत्रिक तरंग है, यांत्रिक तरंग को गमन करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? आपकी माध्यम की। फोर्थ पॉइंट है आपका, यह एक अनुप्रस्थ तरंग है, तो इसको यहाँ करेक्ट कर लो, अनुप्रस्थ नहीं होती, क्या होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। अनुप्रस्थ तो आपकी कौन सी है? प्रकाश तरंग है। यहाँ पर मुझसे लिखने में मिस्टेक हो गई, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नोट पॉइंट क्या है? मानव का जो कान है, मनुष्य का कान है, लगभग कितने आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है? तो मनुष्य का जो कान होता है वो श्रव्य तरंगों को सुन सकता है, और श्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति परास होती है, मतलब परास होती है, वो कितनी होती है? श्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंग। ठीक है, श्रव्य तरंगों को सुन सकता है, और ये होती है आपकी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की जो तरंगे होंगी वो मनुष्य का कान सुन पाएगा। और ये क्वेश्चन आपका 2 बार पूछा गया परीक्षा में, 2017 और 18 में। ठीक है, तो मनुष्य का कान कितने आवृत्ति की तरंगों को सुन पाएगा? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका माइक्रोफोन है। तो ये क्या करता है? माइक्रोफोन का काम क्या है? ध्वनि तरंग, जो ध्वनि ऊर्जा होती है उसको चेंज करना है, किसमें? विद्युत ऊर्जा में। और यहीं पर अगर हम उल्टा कर दें, लाउड स्पीकर ले आए, तो लाउड स्पीकर क्या करता है? उसमें लाइट आती है, फिर क्या निकलती? ध्वनि निकलती। तो सीधी सी बात है, क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज करता है। माइक्रोफोन क्या करेगा? ध्वनि को विद्युत में, और लाउड स्पीकर विद्युत को ध्वनि में चेंज करेगा। आगे बढ़ते हैं, ध्वनि तरंगों का वर्गीकरण आवृत्ति परिसर के आधार पर। तो आवृत्ति परिसर के आधार पर 3 प्रकार की तरंगें होती हैं आपकी, अपश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। ठीक है, अपश्रव्य तरंगें जो होती हैं, इनकी जो आवृत्ति परास होती है कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि अपश्रव्य तरंगें जो होती हैं, इनकी आवृत्ति परास कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम। नेक्स्ट रहेंगी आपकी श्रव्य तरंगें, ये होती हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, और मनुष्य का जो कान होता है वो इन्हीं तरंगों को सुन पाता है। ठीक है, मनुष्य इन्हीं तरंगों को सुन पाता है। पराश्रव्य तरंगों की जो परास होती है, ये होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, और चमगादड़ वगैरह कई सारे जानवर हैं जो वो इन तरंगों को सुन सकते हैं। किनको? पराश्रव्य तरंगों को। इनको अल्ट्रासोनिक वेव्स भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, ध्वनि संचरण के सिद्धांत क्या है? तो ध्वनि संचरण के 3 सिद्धांत है, तीनों सिद्धांत आपके पूछे गए थे। पहला सिद्धांत है कि ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा है आपका, ध्वनि के जब संचरण होता है तो उस टाइम पर जो माध्यम के कण है वो अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, जहां पर है वहीं रहेंगे, अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे, ये सेकंड पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है आपका, ध्वनि संचरण के लिए श्रोता का होना भी आवश्यक है। तो 3 सिद्धांत है। पहला रहेगा आपका, ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा रहेगा आपका, ध्वनि संचरण में जो माध्यम के कण है वो अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे। और थर्ड पॉइंट रहेगा आपका, ध्वनि संचरण के लिए श्रोता का होना भी आवश्यक है। अब है आपकी ध्वनि से जुड़ी हुई कुछ परिभाषाएं, जिसमें आपको आवृत्ति और आवर्तकाल की परिभाषा पता होना जरूरी है। तो आवर्तकाल क्या होता है कि जब भी कभी कंपन होता है तो एक कंपन को लगने में जितना समय होता है वही आपका समय कहलाता है आवृत्ति काल। ठीक है, एक दोलन या एक कंपन हो रहा है, उसको होने में जो समय लगेगा वो आपका आवृत्ति काल कहलाएगा। और आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति होती है कि एक सेकंड में जितने दोलन हो रहे हैं या जितने कंपन हो रहे हैं उनकी संख्या आपकी कहलाती है आवृत्ति। फॉर्मूला होता है आपका n = 1/t। n होती है आपकी आवृत्ति, और t से डिनोट करते हैं आवर्तकाल को। तो सूत्र है आपका n = 1/t। ये आपसे आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध पूछा भी जा सकता है। तो जो आपकी आवृत्ति होगी वो आवर्तकाल की व्युत्क्रमानुपाती होती है। सेम आपका आवर्तकाल भी आवृत्ति का व्युत्क्रमानुपाती। तो अगर हमने पक्षांतर करेंगे तो दूसरा सूत्र भी मिल जाएगा, t = 1/n। तो इसको एक को तैयार कर लो, एक हो जाएगा तो दूसरा अपने आप ही निकल आएगा। तो आवृत्ति बराबर क्या होगा? आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आयाम क्या होता है? आयाम आपसे पूछा गया था। तो कंपन करने वाली वस्तु अपनी मध्यमान स्थिति से किसी और जितनी अधिक दूरी तय करती है वही वस्तु का कंपन, उस वस्तु के कंपन को ही आयाम कहते हैं। ठीक है, कंपन करने वाली वस्तु अपनी मध्यमान स्थिति से किसी और जितनी अधिक दूरी तय कर पाएगी वह उस वस्तु के कंपन का आयाम कहलाएगी। ऐसे आप दोलन से भी समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए कोई लड़की झूला झूल रही है, या फिर जो घड़ी की वो आती है ना क्लॉक पेंडुलम वाली, उसमें क्या है? जितनी अधिक दूरी, मध्यमान स्थिति ये रही और यहाँ से जितनी अधिक दूरी पर ये जा सकती है, या ऐसे ले सकते हो। ठीक है, तो जितनी अधिक दूरी पर जाएगी यही क्या कहलाएगा? उसका आयाम कहलाएगा। ठीक है, तो यही रहा आपका आयाम। और कंपन में क्या हो जाएगा? कंपन में भी सेम इस तरीके से आप इनको देख सकते हो, जितनी अधिक दूरी रहेगी वही आयाम कहलाता है। और रहेगी बात आपकी प्रतिध्वनि की, तो प्रतिध्वनि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिध्वनि आपसे बहुत बार पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन आपका ना जूनियर के टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे दूरी पूछी जाती है कि प्रतिध्वनि होने के लिए मैक्सिमम कितनी दूरी होनी चाहिए। तो देख लेते प्रतिध्वनि क्या होती है। प्रतिध्वनि का मतलब है कि जब कोई ध्वनि किसी माध्यम से टकराए और टकराकर परावर्तित हो और वापस से हमें सुनाई दे, तो वो कहलाती है प्रतिध्वनि। जैसे आपने देखा होगा, किसी कुएं के पास जाए या कुएं में झांक के आप चिल्लाएं तो थोड़ी देर बाद आपको अपनी आवाज वापस से सुनाई देती है। ऐसी चट्टानें वगैरह होती, पहाड़ों पर भी लोग क्या होते, बहुत आवाज तेज आवाज में चिल्लाते हैं और वापस से आवाज क्या है? लौट करके आती है। ऐसे इतना दूर भी नहीं जाओ, अपने घर में कोई अगर बंद कमरा है, सभी क्या होते हैं ना, कुछ ऐसे ऊपर की फ्लोर पर कुछ खाली कमरे पड़े होंगे, तो कोई कमरा अगर खाली पड़ा हुआ है तो उस कमरे में जाकर आप अगर आप चिल्लाएंगे या बोलेंगे कुछ भी, तो आपको क्या है? अपनी आवाज वापस से गूंज सी होती है। तो वही आपकी क्या है? प्रतिध्वनि है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था कि किसी खाली बड़े कमरे में आवाज करने पर उसकी गूंज सुनाई देती है, किस कारण सुनाई देती है? तो वो प्रतिध्वनि के कारण ही सुनाई देती है। प्रतिध्वनि क्या है? समझ गए ना, कि अगर कोई ध्वनि किसी माध्यम में टकराई और टकरा के क्या होगा? परावर्तित होगी, सीधी सी बात है। और टकरा के जब वो परावर्तित होती है, वापस लौट कर आती है, तब वो हमें सुनाई देती है, वही क्या कहलाती है? प्रतिध्वनि। ठीक है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल और ध्वनि स्रोत से कम जो परावर्तक तल है वो ध्वनि स्रोत से कितना दूर होना चाहिए? कम से कम 16.5 मीटर दूरी पर होना चाहिए। ठीक है,
तो आज का आपका टॉपिक यहीं पे मैं फिनिश करती हूँ, ये कंप्लीट हो चुका है आपका। बस इसको ध्यान रखना, 16.5 मीटर रहता है परावर्तक तल और ध्वनि स्रोत के बीच की दूरी, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कम से कम आपकी कितनी रहनी चाहिए, आप 16.5 मीटर, मतलब इससे कम नहीं होनी चाहिए। सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, कम नहीं होनी चाहिए, इससे कम होगी तो प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देगी आपको। चलो ये क्वेश्चन आपका 2016 में आया था, तो इसको तैयार कर लेना। जो भी शुरू करते हैं, आपका हरित गृह प्रभाव क्या होता है। हरित गृह प्रभाव जो है इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये हरित गृह प्रभाव आपकी एक प्राकृतिक घटना होती है, प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा कोई ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उसके वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक गर्म कर देती हैं, और यही क्रिया कहलाती है, यही जो इफेक्ट होगा वो आपको कहलाएगा हरित गृह प्रभाव। एक बार फिर से देखते हैं क्या होता है हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक गर्म बनाने में मदद करती हैं, वो कहलाता है आपका हरित गृह प्रभाव। ठीक है, अगर इसको हम अपने कृत्रिम जीवन में देखें तो बहुत ज्यादा जो ठंडे क्षेत्र होते हैं वहां पर क्या होता है, फसलों को उगाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो अब उन ठंडे क्षेत्रों में क्या किया जाता है, एक कांच का एक घर सा बना लेते हैं और उसमें पेड़ पौधों को उगाते हैं। अब होता क्या है, जब सूर्य का प्रकाश उसमें पड़ता है तो जो वो संयंत्र बनता है ना, वो संयंत्र क्या करेगा, उस ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा, और जो कांच का घर बना है उसके तापमान में धीरे धीरे वृद्धि हो जाएगी। जो भी अतिरिक्त ऊष्मा होगी ना, वो क्या होगी, उसमें अवशोषित बनी रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी। एक तरीके से ऊष्मा जो आई उसको रोक लिया, वापस नहीं जाने दिया। यही क्या है, आपका हरित गृह प्रभाव है। ऐसे ही सेम हमारी पृथ्वी के साथ होता है। कुछ गैसें हमारे वातावरण में मौजूद है जो क्या करती है, सूर्य का जब ऊष्मा आती है उसको रोक लेती है, जो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करे रहता है। ठीक है, एक तरीके से ये लाभ भी है हमारे लिए, क्यों, अगर पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा कम रहेगा तो जीवन जीने में कठिनाई होने लगेगी। तो एक तो अच्छा भी काम है, लेकिन अगर यही गैसें बहुत ज्यादा मात्रा में होने लगी तो क्या होगा, तापमान में बहुत ज्यादा वृद्धि होने लगेगी, और एक टाइम आ जाएगा कि क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आपको देखने को जो मिल रही है वो इसी के कारण मिल रही है। सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसों को समझो। ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं आपकी, सबसे पहली है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH4 यानी कि मीथेन, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और जल वाष्प। ठीक है, इन चारों के नाम याद कर लो। ऑब्जेक्टिव में आपके पूछे जाते हैं कि ग्रीन हाउस गैस निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, तो ये चारों आपकी ग्रीन हाउस गैसों में आती है। ठीक है, बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, जब वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। देखो हर चीज क्या है कि एक सीमा तक ही हमें लाभ देगी, अगर उससे ज्यादा बढ़ गई तो सीधी सी बातें क्या होगी, हानियां होने लगेंगी उससे। अब ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बहुत ज्यादा उसका वो हो रहा है, मेथेन वगैरह भी जब वायुमंडल में ज्यादा वृद्धि होने लगेगी, तब क्या होगा, तब विकिरण अवशोषण की दर बढ़ जाएगी, जिससे वायुमंडल के औसत तापमान में अधिक वृद्धि हो जाती है, और यही स्थिति क्या कहलाती है, ग्लोबल वार्मिंग। जैसे कि मैंने बताया था, ये गैसें जितना बढ़ेगी उससे क्या होगा, तापमान में और वृद्धि होने लगेगी, और वही समस्या आ जाएगी आपकी ग्लोबल वार्मिंग की। अब देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग अगर हो जाएगी तो उससे क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ेंगे। तो पहला दुष्प्रभाव पड़ेगा कि विश्व की जलवायु एवं मौसम दशाओं में परिवर्तन होने लगेगा। दूसरा, सूखे की समस्या आ सकती है। तीसरा, खाद्य संकट, सूखा आएगा तो सीधी सी बात है खाने का संकट आने ही वाला है, अन्न की उपज होगी नहीं। चौथा, बर्फ का पिघलना। पांचवा, मृदा की उर्वरता में कमी और बंजरीकरण में वृद्धि। छठा, जैव विविधता में ह्रास। सीधी सी बात है, जब तापमान वृद्धि होता रहेगा तो सूखे की समस्या आ रही है, जितने भी जंगलों में जीव जंतु रह रहे हैं उनमें क्या होगा, उनकी कमी होती रहेगी धीरे धीरे, तो जैव विविधता में कमी आ जाएगी। बर्फ का पिघलना यानी कि बर्फ पिघलेगी तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका समुद्र का जो जल स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो ये सारी समस्या आपको देखने को मिलेंगी किसके द्वारा, ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा। इसलिए क्या है, कोशिश ऐसी करनी की ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न ना हो। आगे बढ़ते हैं आपका ओजोन परत के बारे में। तो ओजोन परत के बारे में सभी जानते हैं, ओजोन का सूत्र क्या होता है आपका O3। तो ओजोन जो है वो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनती है। ओजोन गैस के बारे में सुना होगा सभी ने। ओजोन परत का विस्तार है आपका 25 से 30 किलोमीटर और 30 से 60 किलोमीटर तक ओजोन का विस्तार पाया जाता है। ओजोन की अगर ओजोन परत की मोटाई की बात करें तो इसको डॉप्सन में मापा जाता है। ठीक है, इकाई है डॉप्सन। फोर्थ पॉइंट है आपका ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, और ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैचिंग करने के लिए भी आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा किस मंडल में होता है। तो ओजोन परत आपकी समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ओजोन परत क्या है, सूर्य की परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी पर आने पर रोकती है। ठीक है, जो सूर्य की हानिकारक परावैंगनी किरणें होती है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, ओजोन परत उनको पहले ही रोक देती है और पृथ्वी पर नहीं आ पाती है वो। ठीक है, छठा पॉइंट क्या है आपका, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन परत को क्या कर रही है, नष्ट कर रही है। हमने सभी ने सुना है ना, ओजोन परत में क्या हो गया, छिद्र हो गया है। मतलब छिद्र का मतलब है ओजोन परत का एक हिस्सा क्या धीरे धीरे पतला होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है, वो आपकी CFC के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कहां से निकलती है, आपकी जो फ्रिज हम लोग रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं वहां से इसका उत्पादन होता है। तो CFC के कारण क्या है, ओजोन परत धीरे धीरे नष्ट हो रही है। छिद्र एक होल, ओजोन होल सुना होगा ना आप लोगों ने, वही। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कुछ ऐसी चीजें होती है ना कि हमें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है। ओजोन की बात हुई है तो सीधी सी बात है ओजोन दिवस हमें पता होना चाहिए क्या होता है, 16 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। नेक्स्ट है आपका अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन, और ये मैंने आपको जहां तक लास्ट सेमेस्टर में भी पढ़ाया था। अम्लीय वर्षा क्या होती है, एक तरीके से अम्ल की वर्षा। तो अम्ल गिर रहा है ना ऊपर से, अम्ल कैसे बनेगा, वायुमंडल में क्या मौजूद है, हमारे नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड, हम बोल सकते हैं क्या, NO2 और SO2। ठीक है, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या है, वायुमंडल में उपस्थित होते हैं। ये वायु क्या करते हैं, जो जलवाष्प होती है ना, जल के जो कण होंगे वायुमंडल में, नमी के कण, उनके साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेंगे, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि HNO3 और आपका क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4।
ठीक है, ये आपके नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं जो वर्षा के जल के साथ धरती पर गिरने लगते हैं, और इसी क्रिया को हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। NO2 यानी कि जल यहाँ पर मिलेगा, H2O मिला और क्या बन जाएगा आपका HNO3। सेम ऐसे ही H2O मिलेगा यहाँ पर और क्या बन जाएगा H2SO4। ठीक है, तो हुआ क्या एक्चुअल में कि आपके जो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड होंगे, इन्हीं दो के ऑक्साइड मिलते हैं और ये जल वाष्प के साथ अभिक्रिया कर लेंगे और ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बना देंगे और जो पृथ्वी पर वर्षा के रूप में आने लगेगा, और ये क्या कहलाएगी क्रिया आपकी अम्लीय वर्षा। ठीक है, जो ताजमहल का रंग बदल रहा है, स्टोन कैंसर जो होता है, उसके लिए भी कौन सी गैस होती है आपकी। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा को आप समझ गए कौन कौन सी गैसों के कारण होगा, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण ये होता है। अब बात करते हैं कि नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहाँ से निकलते हैं। तो जो आपके कारखाने वगैरह हो गए ना, जैसे मथुरा का जो तेल शोधक कारखाना है, वहाँ से कौन सी गैस निकलती है, SO2 निकलती है। आपने सुना है ना कि जो ताजमहल है उसका रंग जो हल्का सा मलिन सा हो रहा है, क्यों हो रहा है, अम्लीय वर्षा के कारण। और इसको हम स्टोन कैंसर भी बोलते हैं। जब किसी पत्थर पर अम्लीय वर्षा होती है तो उसका जो रंग है वो क्या होता है, धीरे धीरे हल्का पड़ने लगता है, मलिन होने लगता है, वही क्रिया कहलाती है आपकी स्टोन कैंसर या मार्बल कैंसर के नाम से भी जानते हैं। पत्थर का रंग बदलने लगता है। कहाँ से निकलती है SO2 गैस, तो मथुरा, आगरा के पास ही तो मथुरा है ना, तो मथुरा में जो तेल शोधक कारखाना है वहाँ से SO2 गैस क्या है निकलती है और उसकी वजह से क्या है, अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण आपकी SO2 और NO2 ही है। ठीक है, अब बात करते हैं अम्लीय वर्षा का pH मान क्या होगा। तो pH मान क्या है आपके, pH मान आपके 1 से लेकर 14 तक दिए गए हैं। इसमें बीच में आपका जो है मध्य 7, pH मान 7 अगर है किसी चीज़ का तो वो होती है आपकी उदासीन, और pH मान अगर 1 से लेकर 7 के बीच रहेगा तो वो आपकी वस्तुएं होती हैं अम्लीय, अम्ल होते हैं, और 7 से 14 तक जिनका pH मान होता है वो होती हैं आपकी क्षारीय। अम्लीय वर्षा है तो इसका pH मान कहाँ होगा, 1 से 7 के बीच में होता है, और जो अम्लीय वर्षा है इसका pH मान आप नोट कर लीजिए 5.6 से कम रहता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा का pH मान कितना रहता है, 5.6 से कम रहता है। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा वाला देश की बात करें तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा वाला देश है आपका नॉर्वे। सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा आपको देखने को मिलती है कहाँ, नॉर्वे देश में। ठीक है, मुख्यतः अगर कोई गैस आपसे पूछी जाए तो SO2 गैस है इसके लिए। आगे बढ़ते हैं आपका कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका 5 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 16 सितंबर को। स्टार्ट करते हैं आपका ईंधन से। ईंधन क्या होते हैं आपके, तो ईंधन एक ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको जलाने पर ऊष्मा व प्रकाश दोनों ही उत्पन्न होता है, उनको कहा जाता है ईंधन। फॉर एग्जाम्पल आपकी लकड़ी हो गया, कोयला, पेट्रोल, डीजल, LPG, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस, मार्च गैस इत्यादि। मार्च गैस का फॉर्मूला क्या होता है, ये आप लोग सभी लोग लिख के दिखाइएगा मार्च गैस का, और मार्च गैस का दूसरा नाम क्या है वो भी आपको बताना है। ठीक है, मार्च गैस जब मैंने पढ़ाई थी वहाँ पर आपको बताया था कि ये भी क्या है, आपका एक अच्छा ईंधन है और इसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। LPG की बात करें तो LPG की फुल फॉर्म होती है आपकी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसको हिंदी में बोलते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसके रिसाव का पता लगाने के लिए एक गंधयुक्त पदार्थ इसमें मिलाया जाता है जो होता है आपका एथिल मरकैप्टन। ठीक है, इनके वर्गीकरण की बात करें तो ईंधन को 2 प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। पहला है भौतिक अवस्था के आधार पर और दूसरा है उपयोग के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर बात करें तो 3 प्रकार के हैं आपके। भौतिक अवस्था का मतलब क्या है, एक तरीके से भौतिक गुण पदार्थ किन किन अवस्था में पाया जाता है, 3 ही भौतिक अवस्थाएं उसकी, ठोस, द्रव और गैस। तो ईंधन की भी 3 ही अवस्थाएं होंगी, कौन कौन सी, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैस ईंधन। उपयोग के आधार पर बात करें तो घरों में जो यूज होता है घरेलू ईंधन, जो उद्योगों में यूज होगा वो औद्योगिक ईंधन हो जाएगा, जो इंजन वगैरह चलाने में प्रयोग करते हैं वो इंजन ईंधन हो जाता है, और जो रॉकेट वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं रॉकेट ईंधन। तो ये आपके हो जाएंगे उपयोग के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर देख लीजिए, पहला है आपका ठोस ईंधन। वह ईंधन जो ठोस अवस्था में पाया जाता है उसको बोलते हैं ठोस ईंधन। जैसे क्या हो गई हमारी, कोयला हो गया, लकड़ी हो गई, चारकोल, जंतु चारकोल आपको पढ़ाए थे ना, जंतु चारकोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चारकोल चैप्टर है, इससे आपके 2-3 प्रश्न एग्जाम में सीधे सीधे आए हुए हैं, और मैंने आपको क्विज जो मैंने कराई थी वहाँ भी ये क्वेश्चन दिए हुए थे। और यूरेनियम भी आपका क्या है, एक भौतिक अवस्था में पाया जाने वाला ईंधन हो जाएगा, ठोस ईंधन। ठीक है, द्रव ईंधन की बात करें तो एक ऐसे ईंधन जो द्रव अवस्था में पाए जाएंगे, जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गई, कैरोसिन हो गई, अल्कोहल भी हो गई। आपने देखा होगा मूवी वगैरह में अल्कोहल डालते हैं और वहाँ पर आग लग जाती है, अगर वहाँ माचिस वगैरह पास लेकर जाए तो अल्कोहल भी क्या होता है, जलने का काम करता है, ईंधन होता है, वो भी एक प्रकाश और ऊष्मा दोनों उत्पन्न करता है। गैसीय ईंधन की बात करें तो गैसीय ईंधन में सबसे पहला आपका मार्च गैस आ जाएगी। दूसरी आपकी जो घरों में प्रयोग की जाती है LPG, प्राकृतिक गैस भी ऐसी ईंधन में आती है, वाटर गैस भी आती है। ठीक है, ये किस अवस्था में पाए जाते हैं, आपकी गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, गैसीय ईंधन कहा जाता है। उपयोग के आधार पर बात करें तो उपयोग के आधार पर पहला क्या है, जो आपके घरों में यूज होंगे, घरेलू ईंधन कहलाते हैं। सबसे पहले जमाने में आपके देखो लकड़ी यूज होती थी चूल्हा जलाने में, और गाय के गोबर के उपले या भैंस के गोबर के उपले भी प्रयोग किए जाते थे। तो ये सब आपके क्या जाएंगे घरेलू ईंधन में। LPG वर्तमान समय में आपकी LPG यूज होती है। कोयला हो गया, कैरोसिन हो गया, ये लिक्विड है, कैरोसिन क्या है, मिट्टी का तेल, द्रव अवस्था में, लेकिन घरों में यूज किया जाता है। स्टोव वगैरह पहले होते थे उनको जलाने के लिए, तो ये जो घरों में प्रयोग किए जाते हैं वो घरेलू ईंधन कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका औद्योगिक ईंधन। तो औद्योगिक ईंधन में आपका आता है पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस। ठीक है, उद्योग धंधों में जो बड़े बड़े फैक्ट्रियों में आपकी मशीनें चलती हैं वहाँ पर इनका यूज़ किया करते हैं पेट्रोल डीजल का। ठीक है, कार वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं इंजन ईंधन। तो इंजन ईंधन में भी आपका क्या है, पेट्रोल डीजल ही आएगा, मिट्टी का तेल आएगा इंजन को चलाने में। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका रॉकेट ईंधन। तो रॉकेट ईंधन जो रॉकेट में प्रयोग करते हैं वो है आपका मेथिल हाइड्रोजन, और द्रवित ईंधन भी इसी में सारे आ जाते हैं रॉकेट में। ठीक है, चलो आगे है आपका कोयला। कोयला के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कोयला को देख लेते हैं। कोयला कैसे बनता है, तो कोयला एक कार्बनिक पदार्थ है। आपने देखा है कोयला कैसा होता है, काले रंग का होता है, इसका मतलब क्या उसमें कार्बन मौजूद है। इसका निर्माण होता कैसे है, तो इसका निर्माण हुआ क्या, जब भौगोलिक मतलब भू पृथ्वी है इस पर बहुत उथल पुथल हुई, तो जितने भी जंगल वगैरह थे वो सब क्या हुआ, पृथ्वी के नीचे दब गए। और पृथ्वी के नीचे में पता है बहुत सारा क्या है, गर्म स्थान है, जिससे क्या हुआ, जो भी पेड़ पौधे थे वो क्या हुए, उसमें उच्च ताप और दाब के कारण वो उसमें दब गए, और किस में परिवर्तित हो गए, आपके कोयला में। तो वही कोयले का निर्माण की प्रोसेस है कि भौगोलिक उथल पुथल के फलस्वरूप घने जंगलों के पृथ्वी के अंदर दबने से उच्च ताप और दाब पर जब अपघटित हुए तो किसमें बदले, वो कोयला में बदल गए।
ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। भारत में अगर कोयले के भंडार की बात करें तो भारत में कोयले के भंडार है झारखंड, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कोयले के भंडार हैं। कोयले के प्रकार की बात करें तो कोयला आपका 4 प्रकार का होता है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है वो होता है आपका बिटुमिनस कोयला। अब आप यहाँ मुझे बताइए सबसे ज़्यादा अच्छा कोयला कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा घटिया कोयला कौन सा कहा जाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। ठीक है, उन दोनों की आंसर की मैंने आपको ये शायद लास्ट सेमेस्टर में आया था चैप्टर, वहाँ पर पढ़ाया था, या फिर एसएसटी में आपका ये जरूर मिला होगा कोयला या ईंधन के बारे में। नेक्स्ट आते हैं कोयले से प्राप्त होने वाले ईंधन। तो क्या किया जाता है, कोयले को भंजक आसवन विधि पर, भंजक आसवन विधि क्या होती है, तो जब कोयले को वायु की अनुपस्थिति में यानी कि वायु की प्रेजेंस नहीं होगी वहां पर जब कोयले को जलाया जाएगा तो आपका प्राप्त होते हैं ये तीनों पदार्थ, कोल तार हो गया, कोक हो गया और कोल गैस हो गया। यानी कि कोयले को जब हम भंजक आसवन विधि के द्वारा उसको जलाते हैं, गर्म करते हैं, तो वहां पर हमें कुछ पदार्थ प्राप्त होते हैं, वही है आपके कोयले से प्राप्त होने वाले ईंधन। पहला है कोलतार। तो कोलतार आपका काले रंग का बदबूदार गाढ़ा गाढ़ा द्रव होता है, देखा भी होगा बहुत से लोगों ने कोलतार, ये जब सड़क वगैरह बनती है तो वहां पर यूज होता है आपका कोलतार का। कोक की बात करें तो कोक भी आपका कोयले से ही प्राप्त किया जाता है और यह एक अच्छा ईंधन भी है क्योंकि यह जलने पर अधिक ऊष्मा देता है। ये कुछ इसमें राख की मात्रा कुछ ज्यादा होती है। कोयला और कोक में अंतर क्या है, कोक कोयले से बनाया जाता है और कोयला हमें पृथ्वी से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये कोयला और कोक में डिफरेंस है। ये जो तीनों है ना, कोक हो गया, कोलतार हो गया, कोल गैस, तीनों कोयले से ही बनाई जा रही है। और कब बन रही है, कोयले में जब भंजक आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कोयले को वायु की अनुपस्थिति में जब हमें जलाएंगे तब वहां पर ये प्राप्त होंगी। नेक्स्ट है आपका कोल गैस, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपकी आई हुई है। ठीक है, मैं यहाँ पर सर नहीं डाल पाती हूँ, वैसे बहुत सारे वर्क हो रहे हैं मेरे पास अभी, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं इसमें ईयर डाल पाऊँ। मैं कोशिश करूँगी अगले उसमें चैप्टर में डालने की, वरना मैं आपको जैसे आपकी साइंस कंप्लीट होगी वैसे सबसे पहले आपकी प्रीवियस ईयर करवाऊंगी, जिससे क्या है आपको समझ में आए कि जो पढ़ाया गया था वो प्रीवियस ईयर में मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन साइंस में आपको ऐसे मिलेंगे कि आउट ऑफ सिलेबस होंगे, और साइंस में ही नहीं बहुत सारे सब्जेक्ट हैं आपके, जैसे आपका मैथ्स हो गया, मैथ्स में क्या है लेवल थोड़ा हाई करने के लिए वो क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के डाल देते हैं कि कोई पेपर आपका टफ हो जाए, तो वही क्वेश्चन आपको लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस है। ऐसे साइंस में होता है, आपका समावेशी शिक्षा में भी आपको मिलेंगे क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो चीज़ आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी जब आप प्रीवियस ईयर करेंगे तो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जैसे आपकी साइंस कंप्लीट होगी आपका साइंस का प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगी, वहाँ पर ये चीज़ें जब आपको मिलेंगी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा जो हमने पढ़ा था वो सारा कुछ मिल रहा है, इसी तरीके से पेपर आता है। चलो कोल गैस देखते हैं। कोल गैस आपका पूछा गया था अति लघु उत्तरीय यानी लघु उत्तरीय में कि कोल गैस क्या होती है, वर्णन करो इसका। तो कोल गैस क्या होती है, कोयले से ही प्राप्त की जाती है, कोयले के भंजक आसवन विधि के द्वारा ये बनाई जाती है। इस गैस में आपका हाइड्रोजन, मीथेन, CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इन गैसों का ये मिश्रण होती है। और इसे प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। भंजक आसवन विधि यही होती है जो यहाँ पर मैंने नोट पॉइंट पर लिख दी है। ठीक है, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना ही भंजक आसवन में आता है। नेक्स्ट बात करते हैं पेट्रोलियम की। तो पेट्रोलियम भी सेम वैसा ही पदार्थ है, पृथ्वी के गर्भ से यानी कि भूगर्भ से पृथ्वी के अंदर से निकलता है, पीले या भूरे रंग का गाढ़ा चिपचिपा दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है, ज्वलनशील भी होता है। पेट्रोलियम से कई सारी चीजें प्राप्त होती है। पेट्रोल, अब ये मत कहना कि पेट्रोलियम पेट्रोल है, नहीं, पेट्रोलियम एक पूरा पदार्थ है, उसमें से आपको जब उसको शुद्ध किया जाता है तब बहुत सी चीजें निकलती हैं, वो होती है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोलतार, ये सब आपके वहाँ पर निकलते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम में से निकाले जाता है आपका पेट्रोल। तो पेट्रोल और पेट्रोलियम अलग है, इस चीज को ध्यान रखना। भारत का पहला जो आपका तेल कूप था वो असम के डिगबोई में खोदा गया था, ये नोट पॉइंट आपका, इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट डाल लो। ये आपका और भी एग्जाम जब आप देंगे जीके वगैरह जहाँ पर आपकी आएगी टेट वगैरह में, ईवीएस में, वहाँ काम आएगा। नेक्स्ट है आपका रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, दो क्रियाएं आपको पढ़ाई गई थी, आपकी शायद फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में होंगी। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता था, ऐसे परिवर्तन जिससे पदार्थों की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता था, वो ठोस से द्रव बन जाते थे, द्रव से ठोस बन जाते थे, कोई नया पदार्थ नहीं बनता था। ठीक है, और नया पदार्थ अगर बन भी गया तो पुराने पदार्थ में वापस आ जाते थे आसानी से। ठीक है, रासायनिक पदार्थों में क्या होता है, इस ये जो परिवर्तन होता है तो पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ प्राप्त होगा, और इस नए पदार्थ से हम पुराने पदार्थ या मूल पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे दूध से हम दही बना सकते हैं पर दही से दूध नहीं बन सकता, दूध से पनीर बन सकता है, पनीर से दूध वापस नहीं बनेगा। तो ये कैसा परिवर्तन है आपका, रासायनिक परिवर्तन है। ऐसे लोहे पर अगर जंग लग गई तो वो तो नष्ट हो गया, अब उस जंग से वापस लोहा नहीं बना पाओगी। तो ये सारे आपके क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इनका। पानी से अगर बर्फ बनी तो ये आपका भौतिक परिवर्तन में आएगा, क्योंकि पानी से वापस से बर्फ से पानी भी आ जाएगा, तो भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है वो आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और जहाँ पर कोई आपका नया पदार्थ बन जाए फिर पुराना पदार्थ वापस नहीं बन पाता है वो आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। बात करते हैं संक्षारण की। संक्षारण क्या होता है, संक्षारण का मतलब है आपका कोई धातु क्या हो धीरे धीरे नष्ट होती जाए। तो धातुएं होती क्या, जो भी वायुमंडल में धातुएं उपस्थित हैं, जैसे आपने घरों में देखा होगा जो लोहे के दरवाजे वगैरह लगे होते हैं, लोहे का कोई भी सामान आप छत पर डाल दें तो आप एक टाइम बाद देखते हैं कि उसके ऊपर क्या लगने लगती है, जंग लगने लगती है। क्यों लगती है, लोहे का ये गुण होता है कि वो क्या करता है, वायुमंडल में उपस्थित जो भी नमी होगी आपकी और वायु होगी उसके साथ ऑक्सीजन के साथ वो क्रिया करके ऑक्साइड बनाने लगता है, वही आपकी जंग बनने लगती है। ठीक है, ऐसे आपने देखा होगा घरों में जो आपके तांबे के बर्तन होंगे, पूजा में जो प्रयोग किए जाते हैं तांबे के बर्तन, वो कभी कभार उन पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है या फिर काले से पड़ जाते हैं। ठीक है, इतनी जल्दी वो नष्ट नहीं होगा, पर उन पर जो परत चढ़ रही है धीरे 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 उनका क्षरण होने लगेगा, बहुत टाइम लगेगा क्षरण होने में। लोहा जल्दी हो जाता है वो बात अलग है, पर ऐसी बहुत सी धातुएं जिनको मतलब जिनका क्षरण होने में समय लगता है, तो इनका क्षरण होने की क्रिया ही कहलाती है आपकी संक्षारण। यानी कि किसी धातु का वायु या नमी की उपस्थिति में रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप धीरे धीरे क्षय होने लगता है, और इस क्रिया को हम कहते हैं संक्षारण। जैसे कि अभी आपको लोहे का बताया था, ठीक है, ऑक्साइड बना लेता है और धीरे धीरे वो जंग बनने लगती है, वो नष्ट होने लगता है। आप चाहें तो एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं, घरों में आपने ऊपर देखे होंगे छतों पे सबके यहाँ कुछ ना कुछ लोहे का सामान पड़ा रहता है, और धीरे धीरे क्या है वो ऐसे जंग तो आपको पता ही है ना किस तरीके से हटती है, लोहा कितना मजबूत होता है, और जंग देखो एकदम से पाउडर फॉर्म में आ जाएगी कुछ टाइम बाद। तो वही आपका लोहे में जंग लगना, तांबे पर हरी परत जमना, ये सब क्या है, संक्षारण है। अब संक्षारण से कैसे बचा जा सकता है, अगर इस तरीके से मान लो लोहे के गेट लगे हैं या खिड़कियां हैं हमारे पास और उन पर अगर जंग लगती रहेगी तो वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाएंगे, हम उनको बचाएंगे कैसे। तो इसके बहुत सारे उपाय हैं। जो भी आपके पुर्जे वगैरह होते हैं जो मशीनों में इस्तेमाल होते हैं, वहाँ पर क्या किया जाता है, उन पुर्जों पर ग्रीस लगाकर रखा जाता है, तो उन पर जंग नहीं लगती है। ठीक है, तेल का यूज भी कर सकते हैं, तेल लगाकर भी बहुत सी धातुएं बचाई जाती है। तो तीसरा पॉइंट
है कि धातु की सतह पर पेंट या वर्निश की पतली परत चढ़ा दो। तो जैसा कि आपने घर में देखा होगा, दरवाजों पर क्या है, पॉलिश कर दी जाती है, पेंट चढ़ा दिया जाता है। कूलर वगैरह तो सर्दियों के मौसम गर्मियों के मौसम आ गया आपका, कूलर का यूज़ करेंगे तो कूलर पर भी आप क्या है, पेंट कर देते हैं ना, जिससे क्या है वो खराब नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, गैल्वानीकरण के द्वारा। तो गैल्वानीकरण में हम क्या करते हैं, किसी एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ा देते हैं और उससे हम उसको बचा सकते हैं। ठीक है, जो वायुमंडल से उतनी क्रिया ना करती हो जितनी कि पहले वाली करती थी। तो इस तरीके से संचारण के आपके 4-5 उपाय हैं। संचारण से आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा मुझे, क्योंकि पूछा जा सकता है कि संचारण क्या होता है, इससे बचने की विधियां बताइए, तो वहां पर आप इनको लिख सकते हैं पॉइंट को।